अपनी खुद की एपीआई बनाते हैं विद इन आवर नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट। हमें इसमें कोई दूसरी जो है वो प्रोजेक्ट सेटअप नहीं करना पड़ता और कोई हमें इसमें जो है वो सेटअप कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। तो लास्ट क्लास में हमने राउट हैंडलर्स को देखा था। अच्छा, जो हमने राउट हैंडलर्स को देखा था और हमने जो एपीआईज लिखी थी वो जावास्क्रिप्ट में लिखी थी। ऑफ कोर्स जो उसमें चीज़ें थी एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, एक्सपोर्ट, रिटर्न, वो सब जावास्क्रिप्ट में हमने कोड किया था। अच्छा, एक बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो राउट हैंडलर का फ़ायदा भी है वो ये है कि जो राउट हैंडलर्स होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में नहीं होते, मतलब सिर्फ जावास्क्रिप्ट की हद तक नहीं है। इस राउट हैंडलर में एपीआई के फोल्डर में हम कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, अब चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो या पाइथन हो। अच्छा, आसान हो जाए फिर हम कंटिन्यू करें। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट क्लास में हमने राउट हैंडलर्स को देखा था और राउट हैंडलर्स में हमने .ts की मतलब टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाई थी जो कि ऑफकोर्स जावास्क्रिप्ट का एक सुपरसेट है। अच्छा, राउट हैंडलर्स की खास बात यह है कि आप इसके अंदर रहते हुए किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं, किसी भी बैकएंड लैंग्वेज में। अब आपको लोगों को पता है जावास्क्रिप्ट एक वो लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड पे भी चलती है और जो बैक एंड पर भी चलती है। तो हमने लास्ट टाइम वही देखा। आप यहाँ पे पाइथन भी चला सकते हैं .py की फाइल बना के, आप यहाँ पे C++, शार्प भी चला सकते हैं। तो ये बहुत सारे फायदों में से राउट हैंडलर्स का एक और फायदा था कि विद इन योर नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट ही आप अपना बैकएंड भी सेटअप कर सकते हैं। आपको कोई सेटअप, कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की नीड नहीं है, हर चीज़ आपको बनी बनाई मिलती है। आप बस जो है वो फोल्डर क्रिएट कर दें और फाइल क्रिएट करके अपना काम शुरू कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन है। इसके अलावा हम थोड़ा जो है वो मेरा जो डॉक्यूमेंट है जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था वो आज दोबारा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी जो आपको हैकाथॉन मिलेगा कमोवेश आज मिल ही जाएगा। आज 12 बजे के बाद चांद रात है आज हैकाथॉन की। तो जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है वो एक्साइटेड होंगे, जिनके थोड़े हालात नाजुक हैं उनको छुरियां दिख रही होंगी क्योंकि आज चांद रात है। तो देखते हैं अब ये क्या होता है, छुरियां चल जाती हैं या आप लोग सरवाइव कर जाते हैं। तो इसी से मिलता जुलता काम जो मेरा डॉक्यूमेंट है एक बार दोबारा मैं आपको समझा दूंगा। सेम काम अभी जो आपको एक्चुअल हैकाथॉन मिलेगा कुछ टाइम बाद, उसमें भी जो है वो आप लोग उसी सिरे से चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। और एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं कि जो आप लोगों के टेम्पलेट नंबर है ना, हर टेम्पलेट की एपीआईज आपको खुद से मिलेंगी। जैसे अगर किसी का टेम्पलेट नंबर 5 है तो टेम्पलेट नंबर 5 की एपीआई आपको मिलेगी। अगर किसी का टेम्पलेट नंबर 1, 2, 3 है तो हर टेम्पलेट की अलग एपीआई आपको मिलेगी, अलग स्कीमा मिलेगा। सही है। अगर स्कीमा नहीं भी मिले तो कोई घबराने की बात नहीं है, जो मेरे डॉक्यूमेंट में स्कीमा है आपका कमोबेश स्कीमा वो ही रहेगा। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। हैकाथॉन की बातें हम बाद में कर ही लेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑथेंटिकेशन है और ऑथराइजेशन है। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने टॉपिक्स को लिख भी देता हूँ। और ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन हम कोड तो जाहिर सी बातें करेंगे, लेकिन एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि जो हमारा मैक्सिमम कोड है वो वही रहेगा जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो अच्छी बात हो जाएगी, हमारा थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ लगे हाथों हम अपना नया टॉपिक भी पढ़ लेंगे। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है जी, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले जाहिर सी बात है अब हम ए राउट हैंडलर्स में रहते हुए इस काम को करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करें और कोडिंग जो है वो स्टार्ट करें।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा शाहज़ेब है और आज हम जो कोड मैं लिखने जा रही हूँ वो राउट हैंडलर्स का है, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो सबसे पहले मिस अभी क्या करेंगी, जो है वो एक अदद राउट हैंडलर क्रिएट करेंगी। तो मिस किस तरह राउट हैंडलर आप क्रिएट करेंगे? राउट हैंडलर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम API का एक फोल्डर बनाएंगे और वो फोल्डर जो है वो हम अपने सोर्स के बाहर बनाएंगे। अच्छा, अभी मिस ने एक बात कही, अभी जो हम API का फोल्डर बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे? सोर्स के बाहर बनाएंगे। तो ये बात से कौन कौन जो है वो इख्तिलाफ रखता है, यानी अपोज करता है इस चीज को? क्या 3-4 लोग ही आए थे पिछली क्लास में? आप लोग सोए क्यों रहते हैं? सही है। और कौन कौन जो है वो इत्तेफाक रखता है, यानी कन्वेंस है कि हाँ भाई सोर्स के बाहर ही बनेगा? एग्जैक्टली। तो जो यहाँ पे बात हो रही है ना, उसका रिस्पॉन्स भी दें। सिर्फ देखते मत रहिए कि हो क्या रहा है, ये भी देखिए कि हो कैसे रहा है। अगर कुछ सही है तो ठीक है, अगर कुछ गलत है तो कहिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा। उन्होंने सबसे पहले आप लोगों के साथ एक माइंड गेम खेली कि आप लोग जाग रहे हैं कि नहीं। तो अगर सो रहे थे तो भाई जाग गए। तो मिस अब हमें रिस्पॉन्स मिल गया है कि API ऐप के फोल्डर के अंदर एक API का फोल्डर बनेगा। ठीक है जी। तो API का फोल्डर जो है वो यहाँ पे मिस ने बना दिया। अब ये मुझे बात बताएं, इसका नाम API होना जरूरी है या कुछ भी हो सकता है? जरूरी है। नाइस, जरूरी है कि इसका नाम API हो। इसके बाद बस एक फोल्डर बना लें या फाइल बना लें ऑथ के नाम की। माइक में कहना। फोल्डर बनेगा इसके बाद एक और जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हमने रख लिया ऑथ। ऑथ यानी ऑथेंटिकेशन। इसके बाद इसके अंदर एक हम फाइल बनाएंगे जिसका नाम route.tsx होना लाजमी है। route.tsx नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हैं। तो tsx भी तो टाइपस्क्रिप्ट ही है। लेकिन उसमें एक्सेल भी आता है। एग्जैक्टली। route.ts की फाइल बनेगी, एक्सटेंशन उसका TS होगा, TSX नहीं होगा। TSX उस वक्त होता है जब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं या राउट्स बनाते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट में अपनी HTML भी लिखते हैं। और इस फोल्डर में हम कोई HTML नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंपल टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। वही काम हम यहाँ करेंगे जो हम Q1 में किया करते थे। सिर्फ और सिर्फ अपनी टाइप स्क्रिप्ट लिखेंगे, इसमें कोई HTML नहीं आएगी। अच्छा, मैं इस साइड बार को बंद कर दें यहाँ से, इसका काम पूरा हो गया। अच्छा, अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, माइलस्टोन ये है, अचीव हमें ये करना है कि हम पढ़ेंगे ऑथेंटिकेशन। क्या पढ़ेंगे? ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले मैं ऑथेंटिकेशन का इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर जो है वो हम कोडिंग करेंगे। अच्छा, ऑथेंटिकेशन का मतलब है वेब एप्लीकेशंस के ऊपर अपनी आइडेंटिटी दिखाना। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है? वेब एप्लीकेशंस के ऊपर अपनी आइडेंटिटी को शो करना या वेरीफाई करना। आइडेंटिटी का क्या मतलब है? शनाख्त। कि भाई आप जो क्लेम कर रहे हैं, क्या आप वही पर्सन हैं या नहीं। शनाख्ती कार्ड जैसे आपका होता है, सही है, उस शनाख्ती कार्ड में क्या होता है? आपकी पिक्चर होती है, आपका नाम होता है। ठीक है, तो उससे इंडिकेशन क्या मिलता है कि हाँ ये बंदा जो है वो एग्जिस्ट करता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब यही है, अपनी शनाख्त बताना या अपनी पहचान करवाना। फॉर एग्जाम्पल,
आप अभी यहाँ पे एंटर हुए, आपने सबसे पहला काम क्या किया, आईडी कार्ड दिखाया आपने, और उस आईडी कार्ड से आपने क्या प्रूफ किया, आप आए, आपने अपना आईडी कार्ड शो किया, उस आईडी कार्ड से आपने क्या प्रूफ किया, क्या अचीव किया कि मैं वही बंदा हूं या बंदी हूं जो एग्जैक्टली इस टाइम स्लॉट से जो है वो ताल्लुक रखता हूं या रखती हूं। यही किया आपने, इसीलिए आपकी अटेंडेंस लगी कि आपने शो करवाया कि मैं वही स्टूडेंट हूं जो इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट से जो है वो ताल्लुक रखता हूं। तो ये आपने क्या किया, अपने आप को ऑथेंटिकेट किया, आपने अपना कार्ड दिखाया और कार्ड देखा, आपकी अटेंडेंस हुई, तो हमें ये सिग्नल मिला कि हाँ ये स्टूडेंट इसी टाइम स्लॉट से ताल्लुक रखता है, ट्यूसडे 7 to 10। अब हो सकता है आप जो है वो वेडनेसडे के स्टूडेंट होते हैं, थर्सडे के होते, फ्राइडे के होते, लेकिन आपका आईडी कार्ड जो था वो आपने हमें शो किया और आपकी शनाख्त हुई। क्या हुई, शनाख्त हुई, आप ऑथेंटिकेट हुए, आपने जो ये प्रोसेस किया ना, ये ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है कि आप कहीं भी जाते हैं और जो है वो अपनी शनाख्त करते हैं। वेब एप्लीकेशंस के ऊपर जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी शनाख्त करते हैं, यानी ऑथेंटिकेशन करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, एज अ यूजर, एज अ डेवलपर तो ठीक है आप अभी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लेकिन एज अ यूजर आपने ये बहुत काम किया है। किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर जब आप जाते हैं तो अपनी शनाख्त कैसे करते हैं, किससे, एग्जैक्टली यूजर लॉगिन से। किस चीज से करते हैं, यूजर लॉगिन से। और जब आप लॉगिन करते हैं तो क्या करते हैं, अपना ईमेल इनपुट करते हैं और अपना पासवर्ड इनपुट करते हैं। जब आप अपना ईमेल और पासवर्ड इनपुट करते हैं ना, तो उस एप्लीकेशन को, सपोज करें आप फेसबुक पे गए, ठीक है, तो आपने अपना ईमेल किया और पासवर्ड दिया। आप अपने गवर्नर पोर्टल पे गए, ईमेल दिया और पासवर्ड दिया। तो इस ईमेल से, जैसे आपने यहां आईडी कार्ड दिखाया था ना, आप सपोज करें ये मार्किंग एप्लीकेशन है और वहां जो आपने अपना आईडी कार्ड दिखाया, अटेंडेंस लगाई ना, वो आपने ऑथेंटिकेशन की। आपने अपना आईडी कार्ड दिखाया, आप सही बंदे थे, ऐसा तो नहीं था कि हो सकता है आपके आईडी कार्ड पे आपका कोई घर का दूसरा बंदा आ जाता, वो तो गलत बात है। या हो सकता है बंदे भी आप थे, कार्ड भी आपका था, लेकिन आप फ्राइडे के सेशन से ताल्लुक रखते हैं और आप आ गए ट्यूसडे में, ये भी गलत है। आप एंटर हुए, आपने लॉगिन किया मींस अपना आईडी कार्ड दिखाया, आप भी वो सही बंदे थे, आपके कार्ड में सारी डिटेल्स भी सही थी, तो ऑथेंटिक, और आप यहां पे आके बैठ के एलिजिबल हो गए, इट मींस आप लॉगिन हो गए। अभी जो आप सब बैठे हैं ना, समझिए आप सब लॉगिन यूजर हो, आप लॉगिन करके आए हैं, विदाउट लॉगिन नहीं है। तो वेब एप्लीकेशंस में भी अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं कि ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, ऑथेंटिकेशन का मतलब है लॉगिन करना। और जब आप लॉगिन करते हैं, अपना ईमेल प्रोवाइड करते हैं, अपना पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, और जब आप अपना ईमेल प्रोवाइड करते हैं, पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, तो सर्वर को, या चले आसान लफ्जों में, उस वेब एप्लीकेशन को ये मैसेज जाता है कि ये वही यूजर है जो मेरी वेबसाइट से ताल्लुक रखता है। सही है। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, आप लॉगिन करते हैं, सिंपल। ऑथेंटिकेशन मींस लॉगिन। और लॉगिन करते हुए क्या होता है, ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड होता है, और ईमेल और पासवर्ड अगर सही है तो आप लॉगिन हो जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। ये प्रोसेस कहलाता है जो है वो ऑथेंटिकेशन का। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर से डिस्कस करें, कोई सवाल है तो पूछें। अपने राउट हैंडलर में इंप्लीमेंट करें ऑथेंटिकेशन। जब आप ईमेल करें, जब आप लॉगिन करें
तो ऑथेंटिकेशन होगी। अच्छा, अभी चीजों को सिंपल रखने के लिए हम सिर्फ ईमेल की बात करेंगे, ठीक है? चीजों को सिंपल रखने के लिए अभी हम सिर्फ ईमेल की बात करेंगे। जरूरी नहीं है ये ऑलवेज ईमेल ही है, ये आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हो सकता है, ये फेस डिटेक्शन भी हो सकता है कि भाई ये वही यूजर है कि नहीं। जैसे आपके मोबाइल में होगा ना, या तो आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन करते होंगे या फेस डिटेक्शन से। अभी हम वेब एप्लीकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात, तो वेब एप्लीकेशंस में भी ये होने लगा है, सही है? जैसे व्हाट्सएप पे प्राइवेसी आ गई है कि भाई आप जो है वो अपना थंब प्रिंट लगा लो, तो ये ऑथेंटिकेशन ईमेल से भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, दुनिया ईमेल से भी करती है, ट्रेडिशनली ये चीज चलती आ रही है। तो अभी हम सिर्फ ईमेल की बात करेंगे। ये आपका फिंगरप्रिंट भी हो सकता है और फेस डिटेक्शन भी हो सकता है। अभी चीजों को सिंपल रखने के लिए हम सिर्फ ईमेल की बात करेंगे। अच्छा, अब मैं अगर यहां आऊं तो हम एक काम करेंगे, यही काम करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अब मुझे करना यह है, अब आप सुन लें कि हम अचीव क्या करने जा रहे हैं, हमारा पूरा आज का एजेंडा क्या है। मैं चाहता हूं कि भाई अगर आप ईमेल जैसे एज ए यूजर पर्सपेक्टिव से सोचें, आप यूजर हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ईमेल अपना एंटर करेंगे। तो अभी मैं चाहता ये हूं कि मैं अपना ईमेल एंटर करूं और बिहाफ ऑफ दैट ईमेल, अगर मैं सही हूं, अगर मेरा ईमेल सही है तो मैं लॉगिन हो जाऊं, अगर गलत है तो मैं लॉगिन ना हूं, मुझे एक मैसेज आता है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का, सही है? ये आपके सामने वही डायग्राम है जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, सिंपल सी। मैं अपना ईमेल एंटर करूंगा, ईमेल एंटर करने के बाद क्या होगा? मेरा ईमेल वैलिडेट होगा कि भाई ईमेल सही है कि नहीं, और मैं उस ईमेल के सही या गलत के बिहाफ पे लॉगिन हो जाऊंगा, या मुझे मैसेज आ जाएगा कि यू आर अ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का कोई भी मुझे मैसेज आ जाएगा, ठीक है जी? अब आप सोचें, अब आप लोग इस बात का जवाब दें। यूजर पर्सपेक्टिव से आपने सुन लिया कि क्या होने वाला है, सही है? अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, हर चीज को जो है वो एनालाइज कर रहे हैं, जब आप कोडिंग करें ना तब भी यही बातें सोचा करें। चीजों को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को है ना, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा करें। एकदम आप एंड रिजल्ट के बारे में सोचेंगे ना, कभी नहीं होगा। और ये सबका मसला है, बिगनर का और एक्सपीरियंस दोनों का। प्रॉब्लम स्टेटमेंट या हमें अचीव क्या करना है, मैंने आपको बता दिया कि ईमेल जाए, मेरा ईमेल वैलिडेट हो और मुझे एक मैसेज आ जाए कि हाँ भाई लॉगिन हो आप या इनवैलिड यूजर हो। अब बात करते हैं एज अ डेवलपर, डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलप होता है या सबसे पहले एपीआई डेवलप होती है? सोच के जाओ, जो दिल में आ रहे बोले, जरूरी नहीं आप सही बोले, गलत बोले अच्छे सीखेंगे। सब जी आपने हैंड रेज किया था, कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले एक एपीआई डेवलप होगी। हाँ, आप फ्रंट एंड भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जब एपीआई यहां पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट लिख लेंगे ना, तो आप जो है वो आपको पता चल जाएगा कि अब रिक्वेस्ट क्या है। अब ये कैट एंड माउस का गेम भी कह सकते हैं कि भाई कुछ लोग पहले कुछ डेवलपर्स जो वो यूआई बना के रेडी रखते हैं, कुछ पहले डिमांड करते हैं कि नहीं भाई हमें एपीआई बताओ, ठीक है? अब ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल डिस्कशन है, जाहिर सी बात है जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी। लास्ट क्लास में हमने एपीआई बनाई थी, आज भी हम एपीआई बनाएंगे। अच्छा चले, ये डिस्कशन तो हो गया कि हम सबसे पहले एपीआई बनाएंगे। अब फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हम एपीआई से शुरू करें। अब आप मुझे एक बात बताएं, फिर से एक में प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सोचें। मुझे ईमेल भेजना है, क्या करना है? ईमेल भेजना है ताकि वैलिडेट हो सके। जब ईमेल भेजना है मतलब फ्रंट एंड से कुछ डेटा आएगा, रिसीव होगा। ईमेल भेजना है,
पोस्ट रिक्वेस्ट होगी कि गेट रिक्वेस्ट होगी? पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। मिस ये सही कह रहे हैं? गेट रिक्वेस्ट तो नहीं होगी? ठीक है, जबरदस्त। तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम पोस्ट रिक्वेस्ट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फ्रंट एंड से डाटा भेजना है, और जब भी हम डाटा भेजते हैं तो पोस्ट के जरिए भेजते हैं। ठीक है, तो मिस एक फंक्शन लिखें। बस अभी मैं इसने route.ts में एक फंक्शन लिखा जिसका नाम रखा पोस्ट। इसका नाम पोस्ट होना जरूरी है? क्यों? एक मेथड है। सही है, तो इसका नाम मिस ने रखा है पोस्ट। क्यों? क्योंकि पोस्ट एक मेथड है, यानी एपीआई के कुछ मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, फैच। तो ये चीज जरूरी है कि आप अपने मेथड का नाम, यानी एपीआई के मेथड का नाम और अपने फंक्शन का नाम यहाँ पे सेम रखें। ठीक है, तो एक चीज बड़ी यहाँ पे सही हुई कि इसका नाम पोस्ट रखा है, और हर चीज कैपिटल में रखना जरूरी है। तो ये चीज भी जरूरी है कि आप ईच एंड एवरी लेटर इसको कैपिटल में रखेंगे। अच्छा, इस लाइन में एक गलती कर दी है, डिफॉल्ट। यस एग्जैक्टली मिस, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं होगा, सिर्फ एक्सपोर्ट होगा। डिफॉल्ट हमेशा हमारा कंपोनेंट या हमारा राउट होगा। ठीक है जी। अब यहां पे एक्सपोर्ट फंक्शन पोस्ट बन चुका है, यहां तक कोई गलती नहीं है। जो गलती थी वो आप लोगों ने सुधार दी। अब बस यहां पे रिटर्न करें, रिटर्न स्टेटमेंट लिखें। ठीक है, अब आप में से कौन बताएगा कि रिटर्न मैं डायरेक्टली कर दूं या स्पेशल कोई चीज लगाऊं? एग्जैक्टली यहां पे जब भी हमें अपने राउट हैंडलर में किसी भी मेथड में कुछ भी रिटर्न करना होता है ना, तो हम डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर सकते कि मैंने रिटर्न लगाया और यहाँ पे एबीसीडी कुछ भी लिख दिया। नहीं, जब हम राउट हैंडलर्स में है, नेक्स्ट.जेएस ऐप राउटर में, राउट हैंडलर्स में, route.ts में, तो हम रिटर्न तो कराएंगे, और रिटर्न करना लाजमी भी है, वरना हमारी एपीआई एक लूप में फंस जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं करूं क्या। तो रिटर्न करना लाजमी है, और रिटर्न के साथ साथ एक स्पेशल फॉर्म में रिटर्न करना लाजमी है, जो कि होता है नेक्स्ट रिस्पॉन्स। तो मिस यहां पे आप लिखें नेक्स्ट रिस्पॉन्स की क्लास। आप बिल्कुल आराम से सुकून से कोडिंग करें, कोई बात नहीं। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, तो यहां पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स को मिस ने क्या किया, लगा दिया, और इसको कहां से इंपोर्ट किया, नेक्स्ट/सर्वर से। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स एक स्पेशल मेथड है, स्पेशल क्लास है, जो कि नेक्स्ट.जेएस की तरफ से दी गई है कि भाई आपको जब भी एपीआई में कुछ रिटर्न करवाना हो तो इस क्लास के जरिए रिटर्न करवाना। सही है, तो यहां पे 3 काम बड़े अच्छे हो गए। फंक्शन बन गया, एक्सपोर्ट हो गया, रिटर्न हो गया नेक्स्ट रिस्पॉन्स के साथ। एपीआई क्या चीज रिटर्न करती है? सीएसएस रिटर्न करती है कि जावास्क्रिप्ट रिटर्न करती है? सोच ले, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। एपीआई क्या रिटर्न करती है? पाइथन रिटर्न करती है कि पीएचपी रिटर्न करती है? जेसन रिटर्न करती है भाई। ये सन्नाटा बता रहा है, लास्ट क्लास में घर जाके कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी। रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स जेसन। ठीक है, एपीआई हमेशा आपको जेसन रिटर्न करेगी। अब हम हमेशा यहाँ पे एक जेसन का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर देंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे इस वक्त मैं एक ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख देता हूं। चले, तो यहां तक
किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई इख्तिलाफ है कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है? जी कहां पे? एग्जैक्टली चले, नाइस, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई बड़ी जबरदस्त बात है, यहां तक तो कोई गलती नहीं है ना, एक चीज मिसिंग है, गलत तो कुछ नहीं है ना इसमें, ठीक है। तो अब्दुल्ला भाई ने एक पॉइंट रेज किया है, अब आप बताएं वैलिड पॉइंट है या नहीं, हमें साफ भी बताएं। अब्दुल्ला भाई ये कह रहे हैं कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट लगा दी, बहुत अच्छी बात है, और इसमें कोई गलती भी नहीं है, और ये सब यही कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ एक चीज मिसिंग है, और वो ये मिसिंग है, आप लोग वैलिडेट करके बताएं कि यहाँ जब पोस्ट रिक्वेस्ट होती है तो पोस्ट रिक्वेस्ट के राउंड ब्रैकेट्स में एक अदद पैरामीटर होता है, और वो होता है रिक्वेस्ट का। सही कह रहे हैं अब्दुल्ला भाई, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। रिक्वेस्ट का पैरामीटर क्या करता है, आप ही बताएं, एक सेकंड आप ही बताएं। एग्जैक्टली जबरदस्त। अब्दुल्ला भाई का ये कहना है कि रिक्वेस्ट का पैरामीटर लगा दें, या एबीसीडी कुछ भी लिख दे, पैरामीटर है ना, कुछ भी लिख दे, आप जो भी फ्रंट एंड से भेजेंगे, हमारे केस में ईमेल अभी हम भेजने की कर रहे हैं, अभी हम ईमेल भेजने की कर रहे हैं, तो अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट का पैरामीटर लगाओ। क्यों? क्योंकि आप डाटा भेज रहे हो, और जो भी डाटा भेजोगे वो रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठ जाएगा। सही है, तो बहुत जबरदस्त बात कही आपने, जो मिसिंग था उसको बहुत आपने बारीकी से पकड़ा। आप बस यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का पैरामीटर लगा दें। इसकी कोई टाइप होती है? रिक्वेस्ट पैरामीटर मैंने लगा दिया, इसकी टाइप क्या होगी? नेक्स्ट रिस्पॉन्स होगी या एनी होगी, या नेक्स्ट रिक्वेस्ट नाम की कोई चिड़िया होगी? सोच लें, नेक्स्ट रिक्वेस्ट इसकी टाइप होगी। सही है, तो मिस इसकी आप टाइप कास्टिंग करें, नेक्स्ट रिक्वेस्ट। जैसे नेक्स्ट रिस्पॉन्स एक स्पेशल वेरिएबल है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या बताता है कि भाई इस पॉइंट पे आके एपीआई कुछ रिटर्न करेंगे। रिक्वेस्ट भी एक स्पेशल टाइप है जो कि नेक्स्ट सर्वर से ही आ रही है, लाइन नंबर 1 पे देखें। नेक्स्ट रिक्वेस्ट भी आपको ये बताता है कि भाई ये एक स्पेशल जो है वो पैरामीटर है या वेरिएबल है जिसमें आपकी भेजी हुई रिक्वेस्ट समा जाएगी। तो यहां तक इस कोड में किसी को कोई इख्तिलाफ है? देख ले, बता दे। और क्लियर? किसी को कोई सवाल है? देखिए है तो पूछ ले, आखिरी लम्हा है ये पढ़ाई करने में, फिर आपको हैकाथॉन अटेम्प्ट करना, टेस्ट अटेम्प्ट करना है। किसी ऑल क्लियर? यस और नो? नाइस, चलिए, अच्छा जी, बहुत जबरदस्त। अब मिस आप एक काम ये करें, ये तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह लिख लिया, एक काम आप इस यहाँ ये भी करें, एक वेरिएबल बना दें जिसमें रिक्वेस्ट का जो पैरामीटर है वो जेसन हमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, तो अभी मिस ने क्या किया, जो रिक्वेस्ट का पैरामीटर था उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। रिक्वेस्ट के पैरामीटर में क्या होता है, जो भी हम फ्रंट एंड से डाटा भेजेंगे रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठेगा, रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके बैठने के बाद जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, कोई ये बताएगा आप लोगों में से, हैंड रेज करके कोई एक, डज नॉट मैटर आप सही बोले गलत बोले टूटा फूटा बोले। मैं लाइन नंबर 4 पे जेसन डॉट रिक्वेस्ट डॉट जेसन कर रहा हूं, लाइन नंबर 6 पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर रहा हूं। ये दो जेसन से काम क्यों हो रहा है? एक सेकंड, आप भी नहीं, आप जो चश्मे वाले, दोनों ही चश्मे वाले जो आगे बैठे, जी आप हुजैफा भाई, आप एक में आएगा डेटा और दूसरे में जाएगा। वो तो ठीक है, जेसन क्यों है? क्योंकि जेसन में ही आएगा, जेसन में ही जाएगा। ठीक है, उसके पीछे जो आप थे तो रिपीट करें ना, सेम पिंच क्यों बोल रहे हैं?
बोले बोले क्या हुआ? ठीक है, जबरदस्त। यहां से कोई कुछ आप कुछ कह रही थी? ठीक है, पीछे से कोई कुछ अपना योगदान देगा, इस क्लास की शान बढ़ाएगा, पीछे से कोई कुछ रिस्पॉन्स देके, या मैं खुद ही आइडेंटिफाई कर लूं? आप नहीं, आपके पीछे सेकंड जी, आप। सही है। अब टुवर्ड्स योर राइट आप वैलिडेट करेंगे सही कह रही है कि गलत? जी, आप सही कह रही है कि गलत? इन्होंने कहा कि भाई डाटा आएगा भी जेसन में, जाएगा भी जेसन में, तो बिल्कुल सही कहा। मुझे 4-5 रिस्पॉन्स बोले बड़े जबरदस्त मिले कि भाई डाटा आता भी जेसन में और जाता भी जेसन में। जब फ्रंट एंड से डाटा आएगा तो यहां आएगा लाइन नंबर 4 पे, और जब मेरी मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट का काम पूरा हो जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा, और मुझे दोबारा अगर फ्रंट एंड पे वही चीज चाहिए, अब सुने, यहां डाटा आएगा, जो भेजूंगा रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आएगा, जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डाटा जेसन में मुझे चाहिए। पोस्ट रिक्वेस्ट का काम पूरा हो गया। अब हर मर्तबा ये भी होता है, ऑफनली हम ये भी करते हैं कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट ने जो कारनामा किया होता है ना, पोस्ट रिक्वेस्ट ने जो प्रोसेस किया होता है, उसका फाइनल रिजल्ट भी हम फ्रंट एंड पे मंगवाते हैं, जो हम आज मंगवाएंगे। तो इसलिए ये कन्वर्ट भी जेसन में हो रहा है। तो जेसन इन और जेसन आउट, जबरदस्त। चलिए अभी के लिए यहाँ पे इतना काफी है, ठीक है। अब मिस आप एक काम करें, अच्छा स्टूडेंट लीडर में से अबू बकर है यहाँ पे? आ जाओ भाई, स्टूडेंट जितने अच्छे स्टूडेंट हैं उतने पीछे बैठे हो, आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा एक चीज और, आप आ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी इसमें कुछ मिसिंग है। तो मिस बताएं, समझाएं भी और बताएं भी। हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम जो भी डेटा आएगा उसको जो भी डेटा हम भेज रहे हैं उसे जाने में हमारे पास टाइम लग सकता है, तो इसीलिए हम एसिंक अवेट को यूज करते हैं। एग्जैक्टली, फंक्शन से पहले लगेगा। इस तरह की चीज हम आप शायद एरो फंक्शन में किया होगा, ठीक है। अगर आप एरो फंक्शन लिखेंगी तो उसको बाद में लिखेंगी। और अवेट कहाँ लगेगा? एग्जैक्टली। थैंक यू मिस, थैंक यू सो मच। तालियां बजा दीजिए। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप फ्रंट एंड पे एपीआई को कॉल करेंगे, यानी अभी जो काम अबू बकर भाई करेंगे ना वो ये करेंगे, लेकिन यहाँ पे आके उनको मैंने सरप्राइज दिया कि अब ये नहीं ये करेंगे, और फौरन से इन्होंने ये काम कर दिया। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत गलतियां तो चलती हैं, जो इन्होंने एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की गलती की। नाइस, वेरी नाइस मिस। अब आप फिलहाल अब आप जो है वो सुकून की सांस ले सकती हैं। आइए भाई, ये इन्होंने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट बना दी, सही है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि अपनी इस पोस्ट रिक्वेस्ट को फ्रंट एंड पे कॉल करो। अच्छा एक सेकंड, इसको फ्रंट एंड पे कॉल करने से पहले मैं एक काम करता हूं, एक कंपोनेंट बना लेता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं कंपोनेंट का नाम रख लेता हूं ऑथेंटिकेशन, सही है। ये कंपोनेंट मैं यहां ऐप के फोल्डर में क्रिएट भी कर लेता हूं, components /auth.tsx, ठीक हो गया जी। यहां पे मैंने कंपोनेंट बना दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक अदद इनपुट फील्ड बना लेता हूं और एक सबमिट का बटन, ठीक हो गया। इसको मैंने कर दिया सबमिट।
इसको मैं क्या करता हूं, एक अलग फॉर्म के टैग में रख लेता हूं। एक्शन एट्रीब्यूट की अभी नीड नहीं है, मैंने इसको यहां से रिमूव कर दिया। थोड़ा सा जूम आउट, और इस इनपुट फील्ड में मैं लिख लेता हूं प्लेस होल्डर ईमेल टाइप ईमेल। ठीक हो गया। क्लास नेम bg-slate-500 text-white py-2 px-8। लोकल होस्ट 3000 के देखो चल क्या है। globus.css को जितनी भी CSS थी इसकी फिलहाल मुझे नीड नहीं है, मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अच्छा, इसको मैंने शायद page.tsx में इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा कंपोनेंट सही से रेंडर हो सके। इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से इंपोर्ट भी कर लिया। मेरी इनपुट फील्ड भी नज़र आ रही है और बटन भी आ रहा है। थोड़ी सी स्टाइलिंग बटन को भी कर देते हैं। बटन को स्टाइल करने के लिए मैंने लिखा क्लास नेम bg-blue-600 text-white px-8 py-2। ठीक है, तो ये जो है वो एक बटन भी बन गया। वो मिडल बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारा स्टाइलिंग इतना कंसर्न नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंपोनेंट बना दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई इस कंपोनेंट में या इस इनपुट फील्ड में, इस फॉर्म में मैं जो भी लिखूं, क्या करूं, मैं जो भी लिखूं वो मेरे बैकएंड पे चला जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यस, जैसे हमने लास्ट टाइम एक फंक्शन बनाया था ना, तो आपने सर्वर कंपोनेंट से इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया। ठीक है, सही है। अब इसको एक्सप्लेन भी तो करें। माइक ओपन। मैंने सबसे पहले इसको एक क्लाइंट थोड़ा करें। सबसे पहले इसको एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाया। वो क्यों बनाया? क्योंकि मुझे यूज स्टेट को यूज़ करना था। वो आप क्लाइंट कंपोनेंट में ही यूज़ कर सकते हो, ऐसे ही आप यूज़ नहीं कर सकते। यूज स्टेट को यूज़ करके मैं इसकी जो वैल्यू है ना वो इनपुट में डाल दूँगा। जो भी इनपुट की वैल्यू थी वो यूज स्टेट की वैल्यू होगी, और फिर उस वैल्यू को मैं भेज सकता हूँ आसानी से। इसलिए मैंने ये इस्तेमाल किया। सही है, तो आपका ये कहना है, अब आप लोग वैलिडेट करें इस बात को कि इन्होंने क्या किया, यूज स्टेट बनाया। अब यूज स्टेट क्या होता है, आपके कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है। अब इस केस में हमें किसको ट्रैक करना है, इनपुट फील्ड को ट्रैक करना है। किसको ट्रैक करना है, इनपुट फील्ड को ट्रैक करना है कि उसमें जो भी लिखा जाए और जब भी एंटर प्रेस हो तो उसकी वैल्यू हमें पता हो। ठीक है, अब आप एक काम करें, एक फंक्शन बनाएं जिसका आप कुछ भी नाम रखें और वहां पे पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉल करें। ठीक है, तो यहां पे एक फंक्शन बनाया गया जिसका नाम रखा है हैंडल रिक्वेस्ट, और इसको एसिंक बनाया गया। क्यों बनाया गया, अभी अबू बकर भाई हमें बताएंगे।
इसलिए मैंने बनाया क्योंकि ये जो फैच रिक्वेस्ट होती है उसको आपको अवेट करना होता है और ऐसे आप अवेट नहीं कर सकते। और मैंने फंक्शन को इसी बनाया, मैंने मेन फंक्शन को नहीं बनाया क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट में हम मेन फंक्शन को नहीं बना सकते, इसे ये अलाउ नहीं है Next.js में। एग्जैक्टली तो अभी अबू बकर भाई ने दो बातें की, और वो क्या बातें की? वो एक बात तो ये की कि भाई मैंने इसलिए एसिंक इस फंक्शन को एसिंक इसलिए बनाया क्योंकि मुझे इस लाइन में अवेट लिखना था। और अवेट इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये जो फेच का फंक्शन होता है ना, जहां पे हम अपनी एपीआई का यूआरएल पास करते हैं, वो एक एसिंक्रोनस मेथड होता है। एसिंक्रोनस मतलब जिसकी एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है। तो फेच फंक्शन पे अवेट लगाया, और अवेट हमेशा उस फंक्शन में लगता है जो एसिंक होता है, इसलिए यहां पे एसिंक और अवेट का। और एक और बात कही कि भाई जब क्लाइंट कंपोनेंट हो तो मैं टॉप लेवल पे कभी भी जो है वो एसिंक नहीं लगा सकता। टॉप लेवल से मींस यहां पे पहले तो हम ये कर देते ना, page.tsx में अगर मैं हूं और ये मेरा सर्वर कंपोनेंट है, तो सर्वर कंपोनेंट में तो मैं इस केस में यहां पे एसिंक लगा सकता हूं, जो हम लगाते भी थे गेट का फंक्शन यूज करते, गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करते हुए। लेकिन जब सर्वर कंपोनेंट की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर क्लाइंट कंपोनेंट है तो मैं टॉप लेवल पे अपने फंक्शन या कंपोनेंट डिक्लेरेशन में कभी भी एसिंक नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट कंपोनेंट है, और क्लाइंट कंपोनेंट ब्राउजर पे रेंडर होता है। नाम से ही पता चले ना, क्लाइंट का क्या मतलब होता है? ब्राउजर या आपका फ्रंट एंड। क्लाइंट का क्या मतलब होता है? ब्राउजर या फ्रंट एंड। तो यहां पे ये चीज इनवैलिड है, हमें जो है वो एरर आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पे एपीआई का यूआरएल पास करें। हमारी एपीआई कौन सी है, क्या नाम है? एपीआई का फोल्डर के अंदर एपीआई के फोल्डर के अंदर ऑथेंटिकेशन। फॉर ए सेफर साइड हम इस ऑथेंटिकेशन के फोल्डर के ए को जो है वो हम स्मॉल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो कोशिश करें कि इस तरह फोल्डर्स को हैंडल करें। जी आप समझाते रहे। यहाँ पर मैंने लोकल होस्ट नहीं डाला। यहाँ पर एक रीज़न ये है कि क्लाइंट कंपोनेंट है। क्लाइंट कंपोनेंट में हम लोग वेबसाइट का यूआरएल डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम यहाँ स्लैश से शुरू कर सकते हैं। और ये हमारे फोल्डर का यूआरएल था जो हमारे पास था। कॉमा डाल के मैं इसके पास एक ऑब्जेक्ट पास करूँ, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर कैश डाल सकता हूँ कि मेरी रिक्वायरमेंट है, जिसको मैं नो स्टोर कर दूँगा। फिर मैं मेथड डिफाइन करूँगा, कौन सा मेथड है इसमें मेथड कौन सा? अब्दुल्ला भाई कुछ सवाल पूछ रहे हैं, अबू बकर भाई। पोस्ट मेथड है, तो लिखना जरूरी है या बाय डिफॉल्ट चल जाएगा? बाय डिफॉल्ट चल जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट पे कौन सा चलता है? गेट चलता है। बाय डिफॉल्ट गेट चलता है। अगर गेट के अलावा कोई भी मेथड है तो मैं एक ऑब्जेक्ट को ओपन करूंगा। कहां पे ओपन करूंगा? अपना यूआरएल लिखने के बाद एक कॉमा लगाऊंगा और एक ऑब्जेक्ट ओपन करूंगा। उस ऑब्जेक्ट को मैंने जब ओपन कर लिया तो ऑब्जेक्ट, इसीलिए कर्ली ब्रैकेट्स, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो कर्ली ब्रैकेट्स लगे। फिर उसमें कैशे लिखा हमने। कैशे क्यों लिखा? ताकि कोई भी डाटा मेरा Next.js के लोकल सर्वर से ना आए, Next.js की मेमोरी से ना आए, हमेशा एक्सटर्नल सर्वर पे जाके आए, मतलब जो मेरा एक्चुअल सर्वर है। और फिर मैंने एक मेथड की डिफाइन की, मेथड मतलब पोस्ट। ये पोस्ट वही पोस्ट है जो अभी अभी मैंने राउट हैंडलर में लिखा है। सही है? तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है। ठीक है, इसके बाद मैं हेडर डालूंगा। जो हेडर है ना, वो एक की वैल्यू जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें कंटेंट टाइप डिफाइन करेंगे, जो एप्लीकेशन जेसन है। ठीक है जी, यही बिल्कुल सही कहा। अब आप लोग वैलिडेट करें अब्दुल्ला भाई की इस बात को। एक हेडर्स नाम का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जिसमें लिखा है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। अब आप लोगों में से पहले तो ये बताएं कि इस एप्लीकेशन स्लैश जेसन का क्या मतलब है। ठीक है, और कोई बताए? जी आप बताएं।
ठीक है, तो अभी इनका ये कहना है कि एप्लीकेशन स्लैश जेसन का मतलब, आपका नाम क्या है? सलमान नाम है ना आपका? सलमान भाई ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन स्लैश जेसन का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ कि भाई मेरा जो डाटा होगा ना वो एक जेसन फॉर्मेट में होगा। सही है? क्या मैं कर रहा हूं यहां पे? मैं इस हेडर्स के ऑब्जेक्ट में, आप और भी चीजें कर सकते हैं लेकिन फिलहाल अभी मैं ये कर रहा हूं कि मैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन लिख रहा हूं, और इस एप्लीकेशन स्लैश जेसन का मतलब ये है कि भाई मेरा जो डाटा होगा, मैं ये इंडिकेशन दे रहा हूं, मैसेज भेज रहा हूं कि भाई इसमें जो डाटा होगा वो जेसन फॉर्मेट में होगा। सही है? तो एप्लीकेशन जेसन का मतलब ये है कि भाई डाटा जो मेरा आएगा वो जेसन में आएगा। आगे अब ये के लिए एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, जो गेट रिक्वेस्ट होती थी वो बाय डिफॉल्ट थी, उसमें बस हम लोग फेच करते थे। अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, जो पोस्ट है, डिलीट है, पुट है, उसमें हम डेटा भेज भी सकते हैं, और वो डेटा किस में जाएगा? बॉडी में जाएगा। मैं यहाँ पर एक बॉडी लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बॉडी डिफाइन कर दी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक जेसन में स्ट्रिंगिफाई कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू जो मैं भेज रहा हूँ उसको मैं स्ट्रिंगिफाई करके भेज रहा हूँ। सही है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई कंटेंट एप्लीकेशन स्लैश जेसन का मतलब ये है कि भाई मेरा डाटा जो होगा वो जेसन में होगा। क्या होगा? जेसन में होगा। क्या मतलब? एप्लीकेशन स्लैश जेसन का मतलब ये है कि भाई डाटा और जेसन में होगा। और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का क्या मतलब है? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का मतलब ये है कि मेरा डाटा जेसन में भेजो। क्या मतलब है? मेरा डाटा जेसन में भेजो। इट मींस कि भाई इस हेडर्स के ऑब्जेक्ट में जो मैं बोल रहा हूं ना कि मेरा डाटा जेसन में होगा, इस हेडर्स के ऑब्जेक्ट में जो मैं बात कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं ना कि मेरा डाटा जेसन में होगा, मैं बॉडी के ऑब्जेक्ट में उसको जेसन में भेज भी रहा हूं। मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो मैं इसमें कर भी रहा हूं। तो ये चार चीजें इसमें हो रही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे दो स्टूडेंट लीडर्स थे, आयशा शाज़ेब और अबू बकर। मैंने शायद इनका नाम गलत दिया। ठीक है जी, तो अभी आपने देखा, अभी तक हमने वही कोड किया है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अच्छी चीज है, हमने लगे तो दो चीज कर ली, एक तो लास्ट क्लास का रिवीजन भी हो गया और एक्चुअली में आज जो हमें करना था वहां तक हम पहुंच भी गए। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने ईमेल के ऊपर। वो क्या करेंगे भाई? हमें ईमेल भेजना है, जो ईमेल भेजें वो वैलिडेट हो के सही है क्या नहीं। अब ईमेल कैसे भेजेंगे? इनपुट फील्ड से भेजेंगे। जाहिर सी बात है ना भाई, मैं यहाँ पे अपना ईमेल लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं अपना ईमेल लिखूंगा, तभी तो जो है वो रिस्पॉन्स जाएगा। ठीक है, ये मेरा जो है वो ईमेल है। मैं चाहता हूं कि भाई ये ईमेल जो है वो मेरा रिक्वेस्ट में जाए। ठीक है, अब आज की एक नई चीज पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि हम यूज स्टेट के थ्रू जो है वो हैंडल कर रहे थे किस चीज को? अपने फॉर्म की वैल्यू को। एक और चीज होती है जिसका नाम होता है कॉन्स्ट, जिसका नाम होता है यूज रेफ। क्या नाम होता है? यूज रेफ। रेफ मतलब रेफरेंस। मैं इसको कहां से इंपोर्ट करूं? इसको मैं रिएक्ट से इंपोर्ट करूंगा। मैंने लिखा यूज और रेफ इस तरह से। ये बिल्कुल नई चीज है, अभी तक तुमने जो देखा पिछली क्लास में। अब सुने यहां पे क्या हो रहा है। मैंने यहां पे लिखा कॉन्स्ट रेफ, एक वेरिएबल बना दिया ऐसे ही, और इसमें लिखा यूज रेफ इस तरह से। अब ये यूज रेफ क्या होता है? जैसे यूज स्टेट
आपका रिएक्ट का एक हुक है ना, वैसे ही यूज रेफ भी रिएक्ट का एक हुक है। जैसे यूज स्टेट कंपोनेंट्स, सॉरी आपके HTML की वैल्यू को ट्रैक कर रहा था ना लास्ट टाइम, इसी तरह यूज रेफ भी कर सकता है। ठीक है, जिस तरह यूज स्टेट आपके कंपोनेंट्स की वैल्यू को ट्रैक कर रहा था, इसी तरह यूज रेफ भी आपके कंपोनेंट्स की वैल्यू को ट्रैक कर सकता है। और यहां पे फिलहाल मैं इसको इनिशियल वैल्यू दे दूंगा नल। ये इसका सिंटैक्स है कि आप क्या करेंगे, एक इस वक्त मुझे इसकी नीड नहीं है, मैंने इसको रिमूव किया। आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया कॉन्स्ट रेफ, कुछ भी नाम रखते हैं वेरिएबल का, कोई हमने वो रखा जो मीनिंगफुल हो। मैंने लिखा कॉन्स्ट रेफ और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जो मेरे रिएक्ट का हुक है यूज रेफ। ठीक है, इस तरह मैंने इसको डिफाइन कर दिया। और इसकी इनिशियल वैल्यू, जैसे हम यूज स्टेट के इनिशियल वैल्यू उसके राउंड ब्रैकेट्स में दे देते ना, तो हमने 0 कर देते थे या 1 कर देते थे या हम एम्प्टी स्ट्रिंग रखते थे। यहां पे हमारी जो इनिशियल वैल्यू वो क्या है, नल है। और जरूरी नहीं है नल हो, कुछ भी हो सकती है, नंबर, बूलियन, एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट, कुछ भी। इस वक्त ये वैल्यू नल है। ठीक है, दूसरी चीज मैं यहाँ पे इसकी टाइप डिफाइन करूंगा। अब भाई हम टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं, अब तक तो हम एनी करके चला रहे थे, अब हम इसकी प्रॉपर टाइपिंग भी डिफाइन करेंगे। तो जब भी इस तरह कोई खास फंक्शन को आपने टाइप असाइन करनी हो ना, ये काम आप यूज स्टेट के साथ भी कर सकते हैं। तो आप किस तरह करेंगे, जहां पे आपके फंक्शन का नाम खत्म हो रहा है, इस तरह से आप एक लेस देन और एक ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे स्ट्रिंग नहीं रखना इसको, अभी मुझे इसकी टाइप रखनी है HTML इनपुट एलिमेंट। क्या टाइप रखी मैंने इसकी, HTML इनपुट एलिमेंट। ठीक है, इसकी टाइप रखी मैंने HTML इनपुट एलिमेंट। ये बिल्ट इन है, इसको पढ़ते ही आपको पता चल रहा है कि भाई इसकी जो टाइप है ना वो HTML का कोई इनपुट एलिमेंट है, मींस हमारी ये इनपुट फील्ड। ये इसकी मैंने टाइपिंग कर दी। ठीक है, अब जैसे हम लास्ट टाइम यूज स्टेट को यूज कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, एक वैल्यू का एट्रीब्यूट लगा रहे थे और एक ऑन चेंज का एट्रीब्यूट लगा रहे थे। इस यूज रेफ में ये दोनों काम करने की नीड नहीं है। हाँ, इस तरह का एक काम करने की नीड है, मतलब एक इसके लिए एक दूसरा हमारे पास एट्रीब्यूट अवेलेबल है जो है रेफ के नाम का, और इसको मैं वैल्यू दे दूंगा हमारे ईमेल की। मैंने उसका नाम क्या रखा है, रेफ नहीं रखा, मैं इसका नाम ईमेल रखा। हमें अपना ईमेल ट्रैक करना है ना, तो मैंने इसका नाम ईमेल रख लिया। मैंने क्या किया, कॉन्स्ट ईमेल यूज रेफ। ठीक है, यूज रेफ मैंने इसका नाम रखा और यूज रेफ में मैंने इसकी टाइप बता दी कि भाई आप HTML इनपुट एलिमेंट हो। अब की इनिशियल वैल्यू जो है वो नल है, इसका नाम मैंने ईमेल रखा। अब जाहिर सी बात है यूज रेफ भी बन गया, इनपुट फील्ड भी बन गई। अब दोनों की कराऊंगा मैं आपस में जान पहचान। तो जान पहचान कैसे कराऊंगा मैं, अपने इनपुट एलिमेंट में आऊंगा, एक रेफ का एट्रीब्यूट लगाऊंगा। जैसे लास्ट टाइम आप वैल्यू का एट्रीब्यूट लगा रहे थे ना, किसका एट्रीब्यूट लगा रहे थे, वैल्यू का। यूज रेफ के केस में आप रेफ का एट्रीब्यूट लगाएंगे और जो आपके वेरिएबल का नाम है आपने डिफाइन कर दिया, बस हो गई जान पहचान, खत्म। रेफरेंस। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम आप यूज स्टेट को यूज करके वैल्यू का एट्रीब्यूट लगा रहे थे, वो वैल्यू का एट्रीब्यूट क्यों लगा रहे थे, ताकि जो भी यूज रेफ की करंट वैल्यू हो वो वैल्यू इसकी भी हो। लेकिन यूज रेफ के केस में, यूज स्टेट में वो था, यूज रेफ में ये क्या, रेफ का एट्रीब्यूट लगाएंगे। तो याद रखना आसान है कि भाई जब भी यूज रेफ का हुक होगा तो रेफ दोनों सेम ही है, जब भी यूज रेफ का हुक होगा तो रेफ का एट्रीब्यूट लगेगा। ठीक है, ताकि वैल्यू ट्रैक हो सके। ठीक है, रेफरेंस टू ट्रैक द वैल्यू। ठीक हो गया जी, मैंने कॉमन नाउ गलत कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम ऑन चेंज कर रहे थे। ऑन चेंज में हम क्या कर रहे थे, कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे थे। और हम क्या ऑन चेंज क्यों लगा रहे थे, ताकि हमारी कोई भी वैल्यू जैसे जैसे अपडेट होती रहे, एक एक अल्फाज, एक एक लेटर का हम ट्रैक रख रहे थे।
ऐसा ही है कि कोई इख्तिलाफ है? ऐसा ही है। तो ऑन चेंज में हम क्या कर रहे थे, एक एक लेटर का ट्रैक रख रहे थे। लेकिन जब हमें अगर यूज रेफ का यूज करना हो और फिर वैल्यू को ट्रैक करना हो तो हम कैसे करेंगे? सिंपल, हमारे पास एक चीज है, मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर रहा था, फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स बॉडी का मैंने इसको नाम दे दिया, और इसको मैं कैसे ट्रैक करूंगा? जो मेरे वेरिएबल का नाम है, मेरे यूज रेफ के वेरिएबल का क्या नाम है? ईमेल। मैंने लिखा ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू, सिंपल। और यहां मैं लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क, ईमेल क्वेश्चन मार्क करंट क्वेश्चन मार्क डॉट वैल्यू। अच्छा, अभी क्वेश्चन मार्क छोड़ दे, अभी इसने ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू किया। ईमेल क्या चीज है भाई? मेरे यूज रेफ के वेरिएबल का नाम है। अब जब यूज रेफ आप यूज करते हैं ना, तो आपको यूज रेफ की तरफ से दो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, एक करंट और उसके अंदर वैल्यू। इट मींस कि भाई आपने जब ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू किया तो क्या हुआ? जो काम आप लास्ट टाइम ऑन चेंज का एट्रीब्यूट लगा के कर रहे थे ना, फिर उसमें कॉल बैक फंक्शन भी था, फिर एक सेटर फंक्शन भी था, फिर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू भी था। ये एक लाइन में जो तीन काम थे, यहां पे इतनी आसानी से इस तरह हो। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं? कीपिंग द ट्रैक ऑफ द वैल्यू। सही है? तो ईमेल क्या है भाई? आपके यूज रेफ का नाम है। ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? यूज रेफ के एक वेरिएबल का नाम है। और जब आपको यूज रेफ का ट्रैक रखना हो ना, एक एक अल्फाज का, तो आप ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू करेंगे, सिंपल। तो जो काम आप लास्ट टाइम यूज स्टेट से ऑन चेंज में कर रहे थे, यूज रेफ में ऑन चेंज का भाई ये है। और ज़हन में रखिएगा ये काम आप कहां करेंगे? देखिए, ये काम मैं कर रहा हूं अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है? ये फंक्शन के अंदर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये वो खास फंक्शन है जो सबमिट होने पे चलेगा। जाहिर सी बात है, मेरी इनपुट में कुछ होगा, ईमेल में कुछ होगा। अब आप कुछ थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें भाई। मुझे वैल्यू कब चाहिए होगी उसकी? जब इनपुट फील्ड में ईमेल आ जाएगी। ऐसा ही है, इनपुट फील्ड में जब ईमेल आ चुकी होगी तभी मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये फंक्शन उसी वक्त सबमिट होगा जब वैल्यू होगी। तो इसको मैंने खास इसीलिए यहां पे रखा है। यूज रेफ क्या होता है, रेफ क्या होता है, और करंट डॉट वैल्यू क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर से डिस्कस करें। हमने जैसे यूज स्टेट देखा लास्ट टाइम, यूज स्टेट का एक और अल्टरनेटिव है यूज रेफ। जैसे आप यूज स्टेट से ट्रैक रख सकते थे, आप यूज स्टेट से, यूज रेफ से भी अपनी इनपुट फील्ड का ट्रैक रखते हैं। आप यूज रेफ को इस तरह डिक्लेयर करते हैं और फिर उसको इनपुट फील्ड के किसी भी एलिमेंट से जान पहचान कराने के लिए आप रेफ का एक एट्रीब्यूट लगाते हैं और अपना यूज रेफ का वेरिएबल उसमें पास कर देते हैं। इसमें इस केस में हमारा ईमेल है, और उसकी वैल्यू हम कैसे ट्रैक करते हैं? ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू। ये ईमेल क्या चीज है भाई? वो हमारा यूज रेफ का वेरिएबल। ठीक है जी, ये काम हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? मेरा यहाँ पे इनपुट फील्ड का काम फिलहाल के लिए अभी यहीं तक। अब मुझे एक काम यहाँ पे ये करना है कि मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में डेटा को कन्वर्ट करूं। जो मैंने लिख लिया, अब उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपने बैकएंड पे भेज दूं। तो मैं कैसे लिखूंगा? ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल बॉडी। ये ईमेल बॉडी क्या है भाई? मेरे ये यूज रेफ के वेरिएबल का नाम। क्या क्या मैंने लिखा ईमेल बॉडी। ये ईमेल बॉडी में क्या है? मेरे ईमेल की इनपुट फील्ड की वैल्यू है। सही है? ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू क्या है? क्या है भाई? इनपुट फील्ड की वैल्यू है। इसको मैंने ईमेल बॉडी में स्टोर कराया और इस ईमेल बॉडी को मैंने यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में फायर कर दिया ताकि जो भी इसकी वैल्यू हो मेरे बैकएंड पे चली जाए। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे मैं console डॉट लॉग भी करता हूँ ईमेल बॉडी। देखते हैं क्या आता है। कोड सही चल भी रहा है, इतना सारा कोड लिख तो लिया,
देखते हैं सही भी चल रहा है कि नहीं। ठीक है, एक चीज जो यहाँ पे मिसिंग है वो ये है कि फॉर्म में ऑन सबमिट का हैंडलर नहीं है। एक इवेंट हैंडलर हमने ऑन क्लिक पढ़ा था, एक होता है ऑन सबमिट। क्यों? क्योंकि फॉर्म हमेशा सबमिट होता है। एक और चीज यहाँ मिसिंग है, वो एक ई का पैरामीटर है। क्या चीज है भाई? ई का पैरामीटर मैंने लगाया और इसको भी अब मैं टाइप दूंगा। मैंने यहाँ पे टाइप लगा दी फॉर्म इवेंट, जो कि कहां से आएगा? मेरे पास रिएक्ट से आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म इवेंट आएगा और ये भी एक स्पेशल टाइप लेके आएगा जिसकी टाइप होगी HTML फॉर्म एलिमेंट। ये तो जाहिर सी, ये तो आप लोगों को मिल जाएगा और ये हमेशा आप कॉपी पेस्ट ही करेंगे। इसको बस एक आध बार सुन लें और समझ लें कि ई का मतलब यहाँ पे एक पैरामीटर है, फॉर्म पे एक इवेंट हो रहा है ना, फॉर्म सबमिट हो रहा है, मींस एक इवेंट है, और इसकी एक टाइप होती है HTML फॉर्म एलिमेंट। बस ये आप जो है वो हमेशा कॉपी पेस्ट ही करेंगे और इस HTML इनपुट एलिमेंट को तो हम समझ ही चुके हैं। ठीक हो गया जी? और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करने के लिए मैं रोक सकूं ताकि मेरी स्टेट मैनेजमेंट आसान हो जाए, तो मैंने e.prevent डिफॉल्ट भी लगा दिया। मैंने इसको सेव किया, मैं अपनी एप्लीकेशन में आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया। अब देखते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं देखता हूँ अपना फॉर्म को सबमिट करके। फॉर्म को मैंने सबमिट किया ali@gmail.com, सबमिट किया। मैंने कंसोल लगाया, कंसोल हाँ लगाया, कोई एरर आया। ओ बटन फॉर्म में नहीं, सॉरी माय बैड। जो फॉर्म का टैग लगाया बटन ऑफ कोर्स उसमें होना लाजमी है। ठीक है जी, अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं एक ईमेल लिखता हूँ ali@gmail.com। इसको मैंने सबमिट किया। देखें यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो देखें कंसोल में वही वैल्यू है ali@gmail.com और यहाँ कंसोल में भी वही वैल्यू है ali@gmail.com। ये कैसे आई? ये इज यूज रेफ से आई। इनका मैंने आपस में रिलेशन कर दिया रेफ के एट्रीब्यूट से, और जो वैल्यू में यहाँ पे ईमेल बॉडी email.current.value में अभी हमने डिस्कस किया कि भाई अब जो भी रखेंगे यहाँ पे आके बैठ जाएगा। इसका मुझे यहाँ पे एक सबूत वैलिडेशन भी मिल गई, प्रूफ भी मिल गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे मुझे सक्सेसफुली मेरे फ्रंट एंड के कोड में कोई गलती नहीं है। मैं लिखूँ abcd@gmail.com, एंटर किया तो देखिए वहां पे ईमेल abcd@gmail.com, ये भी मुझे मिल गई। ठीक है जी, तो फ्रंट एंड पे यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब मैं आ गया बैकएंड में। भाई जब मैं बैकएंड में आऊंगा, फ्रंट एंड पे तो वैल्यू सही मिल रही है ना, मैं फॉर्म सबमिट भी कर रहा हूं, फॉर्म के कंसोल में मुझे वैल्यू सही भी मिल रही है। अब मैं देखता हूं कि भाई जो वैल्यू मैं भेज रहा हूं बैकएंड में भी वो आ रही है कि नहीं, तो मुझे देखना तो पड़ेगा ना। मैंने लिखा console.log बॉडी, सही है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू इन बैकएंड, एक लेबल लगा दिया ताकि वहां कंसोल में वैल्यू पढ़ने में हमें आसानी है। जो भी भेजूंगा रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आएगा, रिक्वेस्ट के पैरामीटर में आके जो है वो ये जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉडी के वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर किया है और यहाँ पे मैंने इसको कंसोल कर लिया। अब एक चीज मैं इतनी दफा बोल रहा हूँ, अब तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अब इस प्रोसेस को दोबारा से शुरू कर लें। फ्रंट एंड पे हमने पहले भी देखा हमें कोड मिल रहा था, अब हम बैक एंड भी चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ali@gmail.com, सबमिट किया। फ्रंट एंड पे हर चीज सही चल रही है। अब मैं देखता हूं अपने बैकएंड के कंसोल में, बैकएंड का कंसोल कहां होगा? मेरा टर्मिनल। मैं यहां पे आ गया, इसको मैंने स्क्रॉल करता रहा तो देखें यहां पे वैल्यू इन बैकएंड ali@gmail.com, ये वही चीज है, वही ईमेल है जो मैंने यहां पे सबमिट किया। मैं यहां पे लिख दूं abcd@yahoo.com, इसको मैंने सबमिट किया तो देखें सबसे पहले तो वहां कंसोल में abcd@yahoo.com आ गया और यहाँ टर्मिनल में भी मेरे पास abcd@yahoo.com आ गया। कैसे आया? इस ईमेल के ऑब्जेक्ट में। किस में आया? ईमेल के ऑब्जेक्ट में। ये ईमेल में क्यों आया? कौन बता रहा है?
सोच के बता रहे हैं। कहाँ नाम ईमेल रखा है? ठीक है, और कोई बताना चाहेगा कि ये ईमेल कहां से आया मुझे मेरे बैकएंड में? जी आप बताएं, बताएं बताएं। आपने हैंड रेज किया था ना? json.stringify में आपने email एग्जैक्टली तो मुझे 2-3 रिस्पॉन्स मिले। वो ये मिले कि भाई json.stringify में आपने ये ईमेल की पास की है, तो ये वही की ईमेल की या जो आप पास कर रहे हैं आपको ये यहाँ पे वही की मिल रही है। तो इट मींस मेरा माइलस्टोन पूरा हो गया। मैंने जो चीज फ्रंट एंड से भेजी, फ्रंट एंड से सही मिली, बैक एंड पे भी मुझे वही चीज मिली, और इट मींस मैं रिस्पॉन्स सही से भेज रहा हूं। अब एक छोटी सी चीज जो मैं अभी करूंगा वो ये करूंगा, और मेरा फिलहाल के लिए ऑथेंटिकेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। वो ये होगा कि मैं अज्यूम करता हूं यहां पे कि मेरे डेटाबेस में जो वैल्यू है, जो मेरा ईमेल है जिससे मैंने रजिस्टर किया है, वो ali@gmail.com है। सही है? फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं कि भाई मैंने जो अकाउंट जब अपना क्रिएट किया था ना, तो उसकी वैल्यू रखी थी ali@gmail.com। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, मुझे यहाँ पे कुछ कंडीशन लगानी है। जब जावास्क्रिप्ट में कंडीशन लगती है तो क्या होता है? क्या होता है? इफ एल्स की कंडीशन में लगाता हूं। सही है? क्या करता हूं, जब भी मुझे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, अगर मगर करना होता है, तो मैं इफ एल्स की कंडीशन लगाता हूं। तो मैं यहां सिंपल लिखता हूं, इफ राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स बॉडी डॉट ईमेल। यहां पे ये बॉडी का वेरिएबल, और इसमें जो मुझे यहां पे ईमेल मिल रहा था, ये बॉडी डॉट ईमेल क्यों लिखा मैंने? ये जो बॉडी का वेरिएबल है ये, और इसमें जो डॉट ईमेल है इस तरह से, इसको मैं चेक कर रहा हूं। मैंने चेक किया, मैंने अज्यूम क्या किया है कि भाई मेरा जो वेरिएबल है, जो मेरा ईमेल है, वो ali@gmail.com है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे हार्ड कोडेड कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी डॉट ईमेल। बॉडी डॉट ईमेल का मतलब ये जो बॉडी का वेरिएबल है, इसमें एक ईमेल नाम की की है। ये सही, ये समझ आ रहा है सबको? यस और नो? सही है, ईमेल नाम की है, तो मैंने यहाँ बॉडी डॉट ईमेल लिख लिया। सपोज करें ये वो वेरिएबल है, ये वो ईमेल है जिससे मैं रजिस्टर होता, जो डेटाबेस में सपोज करें कहीं रखा हुआ। तो मैंने क्या किया, अगर मेरा ईमेल मैच करता है जो मैं फ्रंट एंड से भेज रहा हूं, तो यहाँ पे सिर्फ अभी console.log कर दो कि भाई you are logged in। एल्स यहां पे अगर गलत है तो मैसेज आ जाए क्या जी, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। console.log इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, सिंपल। यहां पे मेरे पास ये मैसेज आ रहा है। इस इफ एल्स में किसी को कोई सवाल है? बताएं। मैंने इफ में लिखा बॉडी डॉट ईमेल, बॉडी क्या है? मेरा ये जेसन का ऑब्जेक्ट, और इसमें ईमेल नाम की ये की आ रही है, इसलिए बॉडी डॉट ईमेल। अगर यह बॉडी डॉट पासवर्ड होता तो मैं लिखता बॉडी डॉट पासवर्ड, या अगर एज होता तो मैं लिखता बॉडी डॉट एज, या अगर होता जेंडर तो मैं लिखता बॉडी डॉट जेंडर। यहां पे मैंने ईमेल लिख लिया, अज्यूम किया अभी मेरा ईमेल ये है। अब आप मुझे बात बताएं, यहां पे मेरी सारी कोडिंग ऑथेंटिकेशन के लिए खत्म। मैं यहां पे लिखता हूं abcd@gmail.com। मेरे पास कंसोल में क्या आएगा? टर्मिनल के यू आर लॉग्ड इन आएगा या इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आएगा? अभी चला के देखिए। सबमिट किया फॉर्म, सबमिट हो गया। मैं टर्मिनल में आता हूं, मेरे पास जो है वो यहां पे सिर्फ ईमेल आया, क्योंकि मैंने अच्छा ये आ गया, सॉरी
मुझे लगा मैंने कंसोल लिख दिया। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, मेरे पास मैसेज आ गया। क्यों? क्योंकि जो मैंने ईमेल भेजा है फ्रंट एंड से वो इस वक्त यहाँ पे मैच नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे यही ईमेल उठा के लिख दूं, अब क्या आएगा? सबमिट किया फॉर्म, सबमिट हो गया, और यहां पे मेरे पास मैसेज आ गया यू आर लॉग इन। इसका मतलब मैंने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट वैलिडेट हुई और बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट मुझे मैसेज आ गया। ये होती है ऑथेंटिकेशन। अभी हमने सिंपल कंसोल कराया, हम इसको और भी देखेंगे। आप लोग 10 मिनट का ब्रेक करें, हम फिर शुरू करते हैं। मीनवाइल किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है? यूजर लॉगिन। और जब यूजर लॉगिन करता है तो क्या करता है? अपना ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। इस केस में हमने ईमेल को पास करके देख लिया। हमारा ईमेल, हमने फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजी। अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो मैंने क्या किया? ईमेल को फ्रंट एंड से ट्रिगर किया। ट्रिगर होने के बाद मेरा ईमेल का जो भी डाटा था मेरे इनपुट फील्ड में वो बैकएंड पे गया। बैकएंड पे जाने के बाद प्रोसेस रिक्वेस्ट जो है वो मेरी प्रोसेस हुई, और बिहाफ ऑफ द कंडीशन जो मैंने ईमेल प्रोवाइड किया है मेरे पास इफ एल्स का मैसेज आ गया। ठीक है, ये काम हमने किया ऑथेंटिकेशन, मतलब हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। तो ये था हमारा ऑथेंटिकेशन का टॉपिक, जिसका क्या मतलब है? लॉगिन होना, ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करना। ये आपका फेस आईडी भी हो सकता है, और ये जो है वो आपका फिंगरप्रिंट लॉक भी हो सकता है। ऑथेंटिकेशन ये हमने देखा। और ये ऑथेंटिकेशन एक वेब डेवलपमेंट की दुनिया में बहुत बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपकी वेबसाइट के कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर्स को ही देने हैं। जैसे आपका सिंपल गवर्नर पोर्टल है, भाई आप लॉगिन करोगे तो ही आप अपना कार्ड जनरेट कर पाओगे ना। विदाउट लॉगिन किए तो कैसे आप अपना कार्ड जनरेट करोगे? सवाल ही नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी कुछ लाइब्रेरीज भी होती हैं जो हम वो भी देखेंगे। अब अभी तो हमने इसको इसलिए किया ताकि हमें पता चले कि बिहाइंड द सीन्स चीजें चलती कैसे। आगे चल के हम इसकी लाइब्रेरी भी देखेंगे भाई, कि कैसे जो सीमलेसली हम इसको ट्रैक करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन का मतलब है यहां पे अथॉरिटी, और ये भी हम वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब आपके पास पावर कितनी है किसी भी चीज को यूज करने की, एक्सेस करने की। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन हमने देखा, लॉगिन। अब हम देख रहे हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब है कि भाई जब आप वेब एप्लीकेशन पे ऑथेंटिकेट हो जाते हैं ना, मींस लॉगिन हो जाते हैं, तो फिर होते हैं आप ऑथराइज। अब ऑथराइज का क्या मतलब है? अथॉरिटी। अथॉरिटी यहां किस चीज की? भाई जब आप एज ए यूजर किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं ना, तो क्या होता है? आप लॉगिन हो जाते हैं, बट उस स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन को यूज करने की कुछ फीचर्स आपके पास होते हैं। बल्कि मैं यूं कहूं, जब आप लॉगिन हो गए, ऑथेंटिकेट हो गए, तो ऑथराइजेशन उसके बाद होती है। तो एक चीज तो सबसे पहले ये आप लोग याद रख लें कि ऑथराइजेशन हमेशा ऑथेंटिकेशन के बाद होती है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के बाद होती है। अब ऑथराइजेशन का यहां पे क्या मतलब है? ऑथराइजेशन का मतलब है अथॉरिटी। अथॉरिटी किस चीज की? भाई एक वेब एप्लीकेशन है, उसके बहुत सारे फीचर्स हैं। अब एज अ यूजर आपके पास
कितनी अथॉरिटी है उनमें से कौन कौन से फीचर्स को यूज करने की। भाई आप एक वेब एप्लीकेशन पे जाते हैं तो आपके पास अथॉरिटी, आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि आप उस एप्लीकेशन का हर फीचर यूज नहीं कर सकते, आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो ऑथराइजेशन का मतलब यह है अथॉरिटी, अथॉरिटी के वेब एप्लीकेशन के फीचर्स को यूज करने की आपके पास कितनी अथॉरिटी है, या कौन कौन से फीचर्स आप यूज कर सकते हैं उस वेबसाइट के, ये होती है ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन का क्या मतलब है कि वेबसाइट के कौन कौन से फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं, ये होती है ऑथराइजेशन। जैसे चैट जीपीटी, आप सब चैट जीपीटी के फ्री वर्जन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप सब चैट जीपीटी के फ्री वर्जन को तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर चैट जीपीटी के पेड वर्जन को आपको यूज करना हो तो उसकी अथॉरिटी आपके पास नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप उसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लें। सही है। जैसे कैनवा, डिजाइनर्स बड़ा यूज करते हैं। कैनवा हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन कैनवा प्रो हर कोई यूज नहीं कर सकता। मींस कैनवा को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो आपके पास कैनवा का सिर्फ फ्री वर्जन, फ्री फीचर यूज करने की एबिलिटी है। अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट प्रो वर्जन यूज करने की फैसिलिटी नहीं है, चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी को अगर आपको मजीद यूज करना हो तो उसका पेड वर्जन खरीदना होगा, ऐसे आपके पास अथॉरिटी नहीं है। जैसे हमने क्या डिस्कस किया कि ये मार्की आपकी एक वेब एप्लीकेशन, चले हम यूं एज्यूम करते हैं ये गवर्नर हाउस आपकी एक वेब एप्लीकेशन, आप कार्ड लेकर आए अपना, ठीक है, तो आपने कार्ड दिखाया, मींस आप क्या हुए, ऑथेंटिकेट हुए, लॉगिन हुए। सही है। अब लॉगिन होने के बाद इस गवर्नर हाउस एप्लीकेशन के फीचर्स को यूज करने में, आप की फीचर्स को यूज करने की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है आपके पास, या कुछ ही फीचर्स अवेलेबल है आपके पास। वो एक ये है कि गवर्नर हाउस की पूरी वेब एप्लीकेशन में आप इस मार्की के हिस्से को तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन और इस गवर्नर हाउस के किसी हिस्से में आप नहीं जा सकते। जैसे चैट जीपीटी है, फ्री वर्जन आप यूज कर सकते हैं, ये मार्की यूज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की, इस गवर्नर हाउस की, लेकिन पूरा गवर्नर हाउस आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप रिस्ट्रिक्टेड है, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप ऑथोराइज नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है आपके पास, सिर्फ अथॉरिटी इस चीज की कि आप इस मार्की को एक्सेस करें। सही है। तो ये होती है ऑथराइजेशन, किसी भी वेब एप्लीकेशंस के फीचर्स को यूज करने की अथॉरिटी। जल्दी से क्या होता है ऑथराइजेशन, अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। एप्लीकेशन के फीचर्स को यूज करने की अथॉरिटी। अब जैसे आपका गवर्नर पोर्टल है, अब ये डिसाइड कब होता है, अब थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं, गौर से सुनिए। ये डिसाइड कब होता है जी, अभी हमने डिस्कस किया कि ऑथराइजेशन का डिसीजन उस वक्त लिया जाता है जब आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, लॉगिन हो जाते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो आप अपना ईमेल भेजते हैं, अभी हमने ईमेल देखा ना, उस ईमेल के बिहाफ पे ये डिसीजन मेकिंग होती है कि भाई इस यूजर को क्या क्या प्रोवाइड करना है। सही है। ईमेल के बिहाफ पे, जो अभी हमारे केस में ईमेल, ये आप कभी रियल वर्ल्ड में डेवलपमेंट करें तो ये कोई यूजर आईडी भी हो सकती है, ये कोई स्पेसिफिक एक फॉर्म हो सकती है, एक रोल हो सकता है कि भाई एडमिन का रोल है, स्टूडेंट का रोल है, टीचर का रोल है, सिक्योरिटी का रोल है, इस तरह से। अभी हम अपने केस में ईमेल को देखेंगे। आपकी एक वेब एप्लीकेशन है गवर्नर पोर्टल, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास उस वेब एप्लीकेशन को यूज करने की क्या अथॉरिटी है, अपने हद तक आप सिर्फ अपना डाटा देख सकते हैं कि भाई कार्ड जनरेट हो गया, पास हुए, फेल हुए वगैरह। लेकिन इस सेम वेब एप्लीकेशन के अगर सर दानियाल भी यूजर है, सर अमीन भी यूजर है, अब उनके पास एज कंपेयर टू आप सबके अथॉरिटी ज्यादा है उस वेब एप्लीकेशन को यूज करने की।
सही है, प्रॉब्लम इस चीज को समझें। एक ही वेब एप्लीकेशन है गवर्नर पोर्टल, और उस गवर्नर पोर्टल को एज अ स्टूडेंट आप भी यूज कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप एज अ स्टूडेंट यूज कर रहे हैं तो आपके फीचर्स स्टूडेंट वाले ही होंगे। अपना कार्ड जनरेट कर लिया, अपने मार्क्स देख लिए। लेकिन अगर सेम वेब एप्लीकेशन को अगर दानियाल भाई एक्सेस कर रहे हैं, अमीन भाई एक्सेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो एडमिन है, मैनेजमेंट है, उनके पास उसी वेब एप्लीकेशन को यूज करने की अथॉरिटी, फंक्शनैलिटी या फीचर्स ज्यादा होंगे। समझ में आ रही है ये बात कि नहीं आ रही? यस और नो? नाइस। तो ऑथराइजेशन का मतलब ये है, एक ही वेब एप्लीकेशन है लेकिन एज अ यूजर, एज अ स्टूडेंट आपके पास डिफरेंट है। आप भी यूजर है, दानियाल भाई भी यूजर है, लेकिन एज अ यूजर आप सिर्फ स्टूडेंट है, लेकिन एज अ यूजर वो मैनेजमेंट है, एडमिन है, वो कुछ भी किसी स्टूडेंट का भी डाटा देख सकते हैं कि भाई इसके कितने मार्क्स हैं, ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, एंड सो ऑन। तो अभी हम यहाँ पे यही करेंगे। ऑथेंटिकेशन हमने कर ली, लॉगिन हम हो गए। सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट करके रख लेता हूँ ताकि आपको जो है वो बाद में इशू ना हो। ठीक है, अब आप लोग ये चीज तो याद ही रखिएगा कि पहली जो चीज हुई वो ऑथेंटिकेशन है, दूसरे में ऑथराइजेशन है। सेम चीज मैं यहाँ करता हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन पोस्ट। मैंने दूसरा हाँ बन सकता है लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बनाने की नीड नहीं है। मैं route.ts है ना, तो मैं दोनों जगह रहते एक काम कर सकता हूँ, बन भी सकता है, लेकिन अभी हमारे केस में हम इसको सिंपल रखेंगे। मैंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का पैरामीटर पास किया, नेक्स्ट रिक्वेस्ट इसकी टाइप रख ली, यहाँ पे कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसको मैंने कर दिया ऐसे, और यहाँ पे मैंने कर दिया रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और यहाँ पे मैंने कर दिया रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न कर दी ऑब्जेक्ट में बॉडी। अच्छा, मैं यहाँ ऊपर रिक्वेस्ट में इसको एम्प्टी रख दिया था, मैं यहाँ भी बॉडी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो अगर आप लोगों के पास कोई इशू आ जाए। ठीक हो गया जी, यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया। अब सेम चीज मैं यहाँ भी करता हूँ, इफ बॉडी डॉट ईमेल, अभी फिलहाल हम एज्यूम करते हैं दानियाल भाई का ईमेल danial@gmail.com। ठीक हो गया। अब कोड भी हम थोड़ा साफ सुथरा लिखेंगे। ठीक है, जो रियल अभी हम वो कोड लिख रहे हैं जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड में एक साफ सुथरा हाईली ऑप्टिमाइज कोड होता है। अब लोग याद करेंगे जब हम Q1 में एसिंक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी, ट्राई एंड कैच। याद है? ट्राई एंड कैच में क्या होता है, जब भी आपको अपनी एसिंक रिक्वेस्ट को हैंडल करना हो तो आप ट्राई एंड कैच को यूज कर सकते हैं। ट्राई में हमेशा वो चीज जाती है जब आपका रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो, और ट्राई अगर बाय चांस एनी केस अगर फेल हो जाए तो कैच ब्लॉक आपका चलता है। और यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया, और यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा इसका कोड मॉडिफाई करके लिख दिया नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अगर फेल हो गया तो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया फेल भी मैं कर सकता हूँ, या फिर एक और चीज मैं कर सकता हूँ, मैसेज में ये जो मेरे पास ऊपर एरर का जो की है ना पैरामीटर है, यहाँ पे मैं इसको यूज भी कर सकता हूँ, एरर डॉट मैसेज, इस तरह से। ठीक हो गया जी। कैच में मैंने क्या किया, एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाई नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन के साथ, और यहाँ पे एक मैसेज मैंने रिटर्न कर दिया। ये एरर डॉट मैसेज क्या है, जो यहाँ पे मैंने की पास की है ना, एरर, ये एक ऑब्जेक्ट होता है और उसमें एक मैसेज की होती है। अब सिंपल यहाँ पे ये, अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इफ में भी, अपनी इफ स्टेटमेंट में भी एक रिस्पॉन्स पास करता हूँ। मैंने लिखा रिटर्न, भाई अगर दानियाल भाई लॉगिन करते हैं ना तो क्या हो, एक रिस्पॉन्स रिटर्न हो, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, क्या हो, दानियाल भाई अगर लॉगिन करें तो एक रिस्पॉन्स रिटर्न हो, और वो रिस्पॉन्स क्या रिटर्न हो, मैं यहाँ पे एक की पास करता हूँ। की का नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही हो जो मैं रख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा रीडायरेक्ट URL, और यहाँ पे लिखा कॉलन, डबल कोट्स में मैंने लिखा /.
ठीक है, अब देखें यहाँ क्या हुआ। ये तो वही काम है जो अभी हम कर रहे हैं, बस यहाँ पे danial@gmail.com आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई अगर दानियाल भाई लॉगिन करते हैं ना, तो दानियाल भाई के लिए एपीआई एक रिस्पॉन्स रिटर्न करे या एडमिन के लिए एक रिस्पॉन्स रिटर्न करे जिसमें रीडायरेक्ट यूआरएल हो एडमिन के पेज पे, उसको ले जाए। कैसे ले जाए, इसका क्या मतलब है कि भाई जब भी सपोज करें दानियाल भाई ने लॉगिन किया तो वो उनको ले जाए कहां पे, लोकल होस्ट 3000/admin पे। इसका मतलब ये है, ठीक है। ये /admin तो आप लोगों को पता है ना क्या होता है। आप ऐप में जाएंगे, एक एडमिन नाम का फोल्डर बनाएंगे, उसमें page.tsx बना देंगे, यहाँ पे वही हुआ है। अब एपीआई के रिस्पॉन्स पे मैं देख रहा हूँ कि भाई अगर दानियाल भाई लॉगिन करते हैं ना, अज्यूम कर रहे हैं हम दानियाल भाई का ये जीमेल अकाउंट है, अगर दानियाल भाई लॉगिन करते हैं तो उनको ईमेल पे वो ले जाए। इफ के बाद मैं लगाता हूं एल्स अगर कोई स्टूडेंट ईमेल करता है, सॉरी स्टूडेंट लॉगिन करता है, तो उसके लिए एक रिस्पॉन्स रिटर्न हो रीडायरेक्ट URL/स्टूडेंट, कि भाई अगर स्टूडेंट आप में से कोई लॉगिन करे तो वो चला जाए लोकल होस्ट 3000/स्टूडेंट पे। मैंने क्या किया, इफ एल्स में आके एक साफ सुथरा कोड रख के यहीं पे ईमेल एक रिस्पॉन्स रिटर्न करा दे। आप इस तरह भी रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हो। इस कोड को जल्दी देखें, 20 सेकंड है आपके पास, कोई सवाल है तो पूछो। ये समझ आ गया तो यही समझना है, आगे फ्रंट एंड पे तो हमने जो करना था कर लिया, बस एक लाइन अब हम मजीद लिखेंगे। एग्जैक्टली वो हम फ्रंट एंड से करेंगे। एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा और फिर हम उसको वहां पे देंगे। दानियाल भाई का हो तो वो उनको एडमिन पेज पे ले जाए, और अगर रीडायरेक्ट यूआरएल स्टूडेंट का तो स्टूडेंट पेज पे ले जाए। बैकएंड में इतनी कोडिंग होगी, और अगर बाय चांस बाय एनी केस अगर हमारा ट्राई ब्लॉक फेल हो जाता है तो कैच चलेगा। ठीक हो गया जी। अब मैं यहां पे वापस आता हूं। यहां पे मैं सिर्फ एक काम अभी ये करूंगा, ये जो एपीआई रिटर्न कर रही है ना मुझे, जो रिस्पॉन्स का वेरिएबल है, मैं इसको चेक करता हूं। इसको पहले मैं जेसन में कन्वर्ट करता हूं, लेट डाटा इज इक्वल्स टू response.json, और इस सेम चीज को मैंने कर दिया console.log डाटा। अब होगा क्या, रिटर्निंग द एपीआई रिस्पॉन्स। अब आप सुनिए क्या हो रहा है। ये वही काम है जो हम पहले भी कर चुके। गेट का मेथड जब हम लगाते तो हम करते ना url.json और फिर उसको console.log करते थे। यही वही काम कर रहे हैं। ये वही काम है जो अभी फर्स्ट हाफ में हमने किया। अब क्या हो रहा है, मैंने लिखा लेट डाटा अवेट रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल में मेरा पूरा की पूरी ये एपीआई है, इसको मैं इसका रिस्पॉन्स पे गेट कर। अब ऐसे तुक्का लगा चले, बल्कि सोच के जवाब दें, सोच के जवाब देने के बाद तुक्का लगा। मैं क्या करूंगा, यहां पे मैंने एक ईमेल लिखा दानियाल भाई का या किसी का, और वो मुझे इस डेटा के वेरिएबल में आके मिलेगा। अब मुझे बताएं, अगर मैं दानियाल भाई का ईमेल लिखूं तो रिस्पॉन्स में console.log में मेरे ब्राउजर में क्या आएगा, सोच के बताएं। मैं सवाल रिपीट करूंगा। मैं फ्रंट एंड में हूं, मैंने ईमेल लिखा danial@gmail.com, जो यहां पे मेरा ईमेल है। मैं जो भी लिख रहा हूं उसका मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिस्पॉन्स मिल रहा है फ्रंट एंड पे, कहां से, यहां से। बैक एंड में मैं उसको रिटर्न करा रहा हूं, यहां पे मैं उसको रिटर्न करा रहा हूं जो भी मेरा ईमेल। अगर danial@gmail.com है तो ये रिस्पॉन्स रिटर्न हो, एल्स ये रिटर्न हो। अब मैंने इसको जो भी मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, गौर से सुने, रिस्पॉन्स रिटर्न हो। मैंने क्या कहा, रिस्पॉन्स रिटर्न हो। मैं अगर danial@gmail.com लिखूंगा तो एपीआई का क्या रिस्पॉन्स मुझे आगे यहां मिलेगा।
/admin मिलेगा। सोच ले, 404 का एरर आएगा। 404 का एरर आएगा, ठीक है। कुछ कह रहे /admin आएगा, अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। अगर मैं danial@gmail.com लिखता हूं तो देखते हैं मेरे पास क्या आता है। पहले मैं देखूं कोड भी तो चल रहा है कि नहीं। यहाँ मैंने कुछ इंस्टॉल किया, ठीक है, बाजार तो नहीं लग रहा कुछ रह गया। देखेंगे अगर कुछ मिस कर रहे होंगे तो एरर आ जाएगा। मैं यहाँ पे आया, अपना ईमेल लिखा मैंने danial@gmail.com। अब कुछ लोगों ने कहा अनडिफाइंड आएगा, कुछ लोगों ने कहा /admin आएगा, कुछ ने कहा 404 का एरर आएगा। मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया, वो देखो danial@gmail.com मुझे आया, ईमेल मिल गया जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मुझे यहाँ पे मिला एक डेटा, इसमें मुझे रीडायरेक्ट यूआरएल का एक ऑब्जेक्ट मिला, सॉरी एक ऑब्जेक्ट मिला जिसके अंदर रीडायरेक्ट यूआरएल की है, क्यों? और इसमें वैल्यू मिली /admin, ठीक है। अब आपको समझ आया कि अब और अच्छे से समझ आया होगा होपफुली कि भाई नेक्स्ट रिस्पॉन्स का मतलब होता है एपीआई एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही है, और क्या रिटर्न कर रही है? क्या रिटर्न कर रही है? जेसन रिटर्न कर रही है। और बिहाफ ऑफ कंडीशन कि भाई अगर ईमेल danial@gmail.com हो तो ये रिस्पॉन्स रिटर्न करो। इस रिस्पॉन्स में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर रीडायरेक्ट यूआरएल /admin है, और मुझे console.log में भी यही मिला। अब ये कैसे मिला? जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ पे जो एपीआई का रिस्पॉन्स था इसको जेसन में कन्वर्ट किया, इसको console.log करना। इसमें response.json है, और इस रिस्पॉन्स में अब डॉट्स को कनेक्ट करें, दिमाग खोल दे बस अब अपना। रिस्पॉन्स के वेरिएबल में ये API/auth है, ये API/auth के ये चीज यहाँ पे जो if else लगाया है मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला, सही है। तो इसमें जो मुझे मिल रहा है उसको मैंने console.log कर दिया। मेरा ईमेल था danial@gmail.com, या मुझे /admin मिल गया। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ abcd@gmail.com, अब कंसोल में क्या आएगा? सोच के बताएं। /student आएगा, /admin आएगा, या 404 आएगा? अभी सबमिट करते हैं। फॉर्म सबमिट किया, मेरे पास एक डाटा आया रीडायरेक्ट यूआरएल /student। तो भाई अगर ईमेल दानियाल भाई का है तो एडमिन वरना स्टूडेंट। और इसको कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो हम राउट क्रिएट करेंगे। ऐप के फोल्डर में आया मैं, एक मैंने फोल्डर बनाया admin/page.tsx। यहाँ पे सिंपल मैं RFCE करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडमिन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ऐप के फोल्डर में वापस आऊँ student/page.tsx RFCE और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट कर दिया, ठीक हो गया। अब कंसोल में तो मैसेज आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब रियल वर्ल्ड में तो भाई या तो दानियल भाई एडमिन पे जाएंगे या आप लोग स्टूडेंट पे जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज कैसे करूँ? सिंपल है। लास्ट टाइम हमने यूज राउटर को यूज किया था। इंपोर्ट यूज राउटर फ्रॉम next/नेविगेशन या राउटर नेविगेशन। जबरदस्त। यूज राउटर को फिर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा, वेरिएबल में रख दूंगा राउटर, नाम इसका कुछ भी हो सकता है, या मैंने यूज राउटर को इस तरह कर लिया, ठीक है। हमने लास्ट टाइम क्या यूज किया था? router.refresh। आज हम यूज करेंगे router.push। अब देखिए सिंपल है, मैं इसको दोबारा फॉर्म को सबमिट करता हूँ। पहले इसको मैं कमेंट आउट कर और नया एरर आ जाएगा। मैंने लिखा यहाँ abcd@gmail, सबमिट किया। मैं पर क्या आया? रीड आया। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, देखिए
ऑब्जेक्ट है तभी कर्ली ब्रैकेट्स है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, रीडायरेक्ट यूआरएल, और ये किस वेरिएबल में, यहां डाटा में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डाटा के वेरिएबल में राउटर डॉट पुश, डाटा के वेरिएबल में एक अदद ऑब्जेक्ट है, या डाटा खुद एक ऑब्जेक्ट है, और यहां में लिखे रीडायरेक्ट, जो ये स्पेलिंग है ये क्लियर हो गया, रीडायरेक्ट हम खुद लिख रहे हैं यूआरएल इस तरह से। तो जैसे ही इसको मैं पुश करूंगा, इसको यूआरएल में, राउटर डॉट पुश क्या होता है सबसे पहले, तो ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। देखिए अगर आपको जैसे लिंक कंपोनेंट होता है ना, लिंक कंपोनेंट क्या होता है, सिंपल एक HTML में रखा हुआ होता है। लेकिन अगर आपको सेम काम, क्या चीज, सेम काम अगर जावास्क्रिप्ट के किसी फंक्शन के थ्रू करना हो, जो कि अभी हम हैंडल्स रिक्वेस्ट में कर रहे हैं, तो राउटर डॉट पुश यूज होगा। जो काम लिंक कंपोनेंट करता है वही सेम काम राउटर डॉट पुश भी करता है, बट डिफरेंस ये है, लिंक कंपोनेंट आपके HTML में होता है या JSX में होता है, राउटर डॉट पुश आपके जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में होता है। बस ये डिफरेंस है, दोनों काम सेम करते हैं, बस दोनों की प्लेसमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां पे इसको रिफ्रेश करूं और यहां पर मैं लिखूं danial@gmail.com, मैं राउटर पे जाऊं, एडमिन पे जाऊंगा नहीं जाऊंगा, देख लेते हैं। मैंने फॉर्म सबमिट किया और मैंने /admin के ऊपर आ गया, तो राउटर डॉट पुश वही काम कर रहा है जो लिंक कंपोनेंट कर रहा था, वही कर रहा है, बस लिंक कंपोनेंट HTML में होता है और राउटर डॉट पुश जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में। ये एडमिन की हेडिंग कहां से आई भाई, ये एडमिन की हेडिंग मैंने सिंपली यहां पे लिखी हुई है। स्टूडेंट की हेडिंग कहां से, सिंपली यहां पे लिखी हुई है। तो एक सेकंड पहले मैं कंप्लीट कर लूं, ठीक है। इसको मैं कंसोल को थोड़ा साइड पे कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने लिखा danial@gmail.com, क्योंकि मैंने इफ एल्स की कंडीशन लगाई हुई है वहां पे कि भाई दानियाल नाम का कोई ईमेल हो तो उसको एडमिन पे ले जाओ। फॉर्म सबमिट किया, एडमिन पे आ गया मैं। इसी तरह अगर सपोज करें मैंने लिखा nabil@yahoo.com, एल्स का मतलब तो कुछ भी, इसको मैंने सबमिट किया तो देखें मैं स्टूडेंट पे आ गया। तो इस तरह से रीडायरेक्शन होती है। ये है आपकी ऑथराइजेशन, कि अगर एक एडमिन लॉगिन कर रहा है तो वो कहां जा रहा है, एडमिन पे जा रहा है, और अगर कोई स्टूडेंट लॉगिन कर रहा है तो वो स्टूडेंट पे जा रहा है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर HTML जॉब सपोज करें कि नए बार आप बना रहे, दानियल भाई के लिए बना रहे, वो तो एडमिन है, वो स्टूडेंट टीचर हर चीज को देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक नेव बार आप बना देंगे जिसका नाम आप रख लें एडमिन नेव बार, और यहाँ पे वो रेंडर करा दें, ठीक है। फिर एक और नेव बार आपको बनाना पड़ेगा स्टूडेंट नेव बार, यहाँ पे वो रेंडर करा दें। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट में हो रहा है, एडमिन में भी वही होगा। एक फॉलबैक अप्रोच जो शायद अभी आप लोगों को APIs मिले उसमें आप लोग फंस जाएं या आप लोगों को मुश्किल है, तो एक चीज होती है यहाँ पे इफ की कंडीशन मुझे लगानी पड़ेगी कि इफ डाटा डॉट रीडायरेक्ट यूआरएल अगर ट्रू है तो फिर पुश करो। अच्छा ये इफ क्यों लगाया भाई, ये इसकी क्या जरूरत है? डाटा कहां से आ रहा है, डाटा कहां से आ रहा है, API से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है। सर्वर से डाटा आने में टाइम लगता है। अब डॉट्स को कनेक्ट करें, जो आपको पिछली नॉलेज मिली थी उसको दोबारा दोहराएं। डाटा कहां से आ रहा है, सर्वर से, API से, और सर्वर से डाटा आने में टाइम लगता है। जब तक टाइम लग रहा है ना, इट मींस ये अनडिफाइंड है। डाटा डॉट रीडायरेक्ट यूआरएल क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब उसको अभी तक वैल्यू नहीं मिली, फ्यूचर में मिलेगी। हो सकता है कि अगर इसको अनडिफाइंड मिले तो ये मिसबिहेव कर जाए, आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर दे। तो इसलिए यहाँ पे सेफर साइड के लिए हमने लगा दिया कि इफ, ये तो आपने फर्स्ट क्वार्टर में भी पढ़ा था, रीडायरेक्ट इफ डाटा डॉट रीडायरेक्ट इज डबल इज इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू का मतलब अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो पुश करो। तो इस केस में अब वो परेशान नहीं होगा, आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि अच्छा हो सकता है शुरू में अनडिफाइंड हो, मुझे तो ट्रू पे ही चलना है। अनडिफाइंड, नल, एम्प्टी का तो कोई लेना देना ही नहीं है मुझसे,
मुझे तो ट्रू पे ही चलना है, तो इसलिए ये इस तरह हो रहा है। ये थी आपकी ऑथराइजेशन। ठीक है, 2 मिनट का सांस लें, फिर हम वो डॉक्यूमेंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, कोड देखेंगे हम लोग। चलो, होने के बाद आपको अवेलेबल होने वाले फीचर्स। ठीक है, तो ये थी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। अब आते हैं हैकाथॉन पे। भाई यूआई यूएक्स, अच्छा फंक्शनैलिटी बेस्ड ये हैकाथॉन होगा। आपको फंक्शनैलिटीज लगानी होगी, यूआई यूएक्स आप पहले से बना चुके हैं। उसी टेम्पलेट में सेम टेम्पलेट को आप उठाएंगे और अब उसमें आप अपनी फंक्शनैलिटीज लगाएंगे। ठीक है, अब आपको हर टेम्पलेट की एपीआई मिलेगी। ठीक है, हर टेम्पलेट की एपीआई मिलेगी। किसी का टेम्पलेट 1 है तो उसको टेम्पलेट 1 की एपीआई यूज करनी है, 5 है तो 5 की यूज करनी है, 12 है तो जो भी आपका टेम्पलेट नंबर 8 है 9 है उसकी अलग अलग एपीआई आपको मिलेगी। अपने टेम्पलेट को देखते हुए एपीआई गौर से उठाएंगे। ये अमीन भाई ने एक डॉक्यूमेंट हमारे लिए बनाया है, कहां पे मिलेगा? लर्न नेक्स्ट.js हैकाथॉन्स। यहाँ पे एक सेकंड लास्ट ऑप्शन फोल्डर होगा मार्केट प्लेस, उसमें आके आपको ये पीडीएफ मिलेगी। इस पीडीएफ में आप आए तो ये जो आपको एक डाउनलोड का आइकन दिख रहा है ना, इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड का आइकन है, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास ये हो चुकी है। ठीक है, इस पीडीएफ के आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको सुकून आ जाएगा। शुरू के 8-10 पेजेस में आपकी काफी जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 4 या 5 पे जब आप आएंगे तो आपको 2 में मेरा एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट में आप आएंगे और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी अपनी एपीआईज के लिए भी मिलेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को ये दिया गया था ताकि प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए, तो एक्चुअल हैकाथॉन में आपको कोई मुश्किल ना हो। बस जो एरर्स होने हो, जो चीजें कॉन्सेप्ट समझने हो, प्रैक्टिस के दौरान हो जाए। मैं दोबारा अपना ये डॉक्यूमेंट समझा देता हूँ, क्योंकि अभी भी जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे सेम यही मिलेंगे। ये सबसे पहले मैंने ही बनाया था। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट है। अब हम ये कर क्यों रहे हैं? भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं और वैलिड सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं उनके सवाल में कोई सरपाव नहीं है, बिल्कुल वैलिड है कि भाई जब एपीआई से ही डाटा लेना है तो मैं क्यों इतनी लंबी कहानी कर रहा हूं? अब लंबी कहानी क्या कर हम डिस्कस करेंगे। सब ये पूछ रहे हैं कि भाई जब एपीआई से ही डाटा आना है तो मैं सिंपल एक फेच का फंक्शन लगाऊं, वहां पे एपीआई का यूआरएल लगाऊं, सिंपल मेरा डाटा आ जाएगा। इसमें ये पूरा डॉक्यूमेंट फॉलो करने की क्या जरूरत है? सवाल तो वैलिड है। अभी हम इतनी सारी क्लासेस से फैच के फंक्शन में यूआरएल ही तो पास कर रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन एक सेंटेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि भाई जब दूसरे की एपीआई होती है ना, जब दूसरे की एपीआई होती है तो आपके पास कंट्रोल नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ डाटा फेच कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं, एक ही बात। अभी इस डॉक्यूमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि हम इंटरनेट में एक एपीआई होती है, फेक स्टोर एपीआई, आप जाके देख सकते हैं, हो सकता है मैं देखी हुई हो। एक फेक स्टोर एपीआई होती है, उसमें से हम डाटा फेच कर रहे हैं। तो बहुत सारे कह रहे हैं भाई फेच का फंक्शन लगाओ, वहीं से गेट कर लो। तो भाई जब दूसरे की एपीआई होती है तो आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, आप सिर्फ डाटा गेट कर सकते हैं, आप अपडेट, डिलीट या पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इस डॉक्यूमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ये जो अभी मैं बोल रहा हूं ना, इसमें लिखा हुआ भी यही है। तो भाई दूसरे की एपीआई में हम रिस्ट्रिक्टेड होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता। अभी इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करके हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम दूसरे की एपीआई का डाटा उठा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, दूसरे की एपीआई का डाटा हम उठा रहे हैं और अपने सैनिटी डैशबोर्ड में उसको भेज रहे हैं। अब जब दूसरे की एपीआई का डाटा आएगा, हमारे सैनिटी डैशबोर्ड में होगा
तो क्या होगा, पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, डाटा अब हमारे सैनिटी डैशबोर्ड में, अब हम जो चाहे उस डाटा के साथ करें, उसकी इमेज चेंज करें, उसकी प्राइस चेंज करें, उसको डिलीट करें या मजीद 100-200 प्रोडक्ट्स ऐड करें या पूरा स्टोर खाली कर दें, हमारी मर्जी। तो दूसरे की एपीआई का डाटा, दूसरे के डाटा को अपना कंट्रोल में लेने के लिए हम सैनिटी में माइग्रेशन करें। अब वो माइग्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज तो काफी स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि हम किस तरह करें, मतलब कब, कहां, कौन सा सैनिटी। देखिए, दो चीजें होंगी। अब गौर से सुनिए इसको। आप लोगों ने जो प्रैक्टिस हैकाथॉन बनाया था ना, प्रैक्टिस यूआई यूएक्स हैकाथॉन, जिसका टेम्पलेट भी मेरा ही था, आप उसमें करेंगे सेटअप सैनिटी इन प्रैक्टिस हैकाथॉन। ठीक है, प्रैक्टिस हैकाथॉन में आप लोग सैनिटी का सेटअप करेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर आप लोग मेरी एक रेपो क्लोन करेंगे। क्लोन रेपो डिफरेंटली। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सैनिटी सेटअप कर दिया, फिर मेरी उस रेपो को क्लोन करेंगे और जहन में रखिएगा, उस रेपो को जो आप क्लोन करें ना, डिफरेंटली कीजिएगा। मतलब उस नेक्स्ट जेएस प्रैक्टिस हैकाथॉन के अंदर ही मत कर दीजिएगा। तो आपका प्रैक्टिस हैकाथॉन अलग, नेक्स्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट है, ऑफ कोर्स जो आपका नेक्स्ट जेएस का प्रैक्टिस हैकाथॉन है वो अलग, और माइग्रेशन वाली मेरी रेपो अलग। एक यहां होगी, दूसरी यहां होगी, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। मतलब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे कौन सी सैनिटी को उठाना है। सही है? फिर आप क्या करेंगे, paste env of sanity that you have got in the practice hackathon setup। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, आप हमने सैनिटी आपका नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट भी उठा लिया, उसको भी माइग्रेट कर लिया, अब क्या करें, सैनिटी के एनवायरनमेंट्स कहाँ करें? अब आप खुद सोचें, थोड़ा सा कॉमन सेंस। हमें सैनिटी की हमने वो क्लोन की, मेरी रेपो क्लोन की, उसमें से डाटा भेजना है अपने सैनिटी में, ताकि हम नेक्स्ट जेएस में प्रैक्टिस हैकाथॉन में डाटा फैच करें। तो भाई जाहिर सी बात है, ये चीज डॉक्यूमेंट में भी लिखी है, जाहिर सी बात है ENVB जो प्रैक्टिस हैकाथॉन में सैनिटी सेटअप किया है उसी के आएंगे। सही है? ENV वेरिएबल्स किसके आएंगे? जो प्रैक्टिस हैकाथॉन नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट में सैनिटी सेटअप किया है उसके आएंगे। ये लिखा है, रिमेंबर व्हेन रीचिंग द पॉइंट ऑफ एडिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, attach the environment variables for the sanity project you set up in the practice hackathon template। ये जो बात अभी मैंने पॉइंट, ये यहाँ पे वही पॉइंट हाईलाइटेड है जो यहाँ पे मैंने पॉइंट नंबर 3 लिखा। सही है? ये 3 चीजें आपने करनी है। ठीक है, अब मेरी रेपो कहाँ से मिलेगी? स्टेप नंबर 1 में आप देखेंगे यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सबसे पहले आप लोग मेरी रेपो को क्लोन करेंगे। क्लोन कैसे करेंगे? हर चीज का स्क्रीनशॉट विद साफ सुथरी सिंपल अंग्रेजी यहाँ पे लिखी हुई है। गो टू कोड, कॉपी द URL, इस तरह से आप कॉपी करें, उसको टर्मिनल में लाके पेस्ट करें। ये रही मेरी रेपोजिटरी, ये देखिए ये मेरी रेपोजिटरी है। सही है? इसको आप क्लोन करेंगे यहाँ से कोड से, इसका URL आप कॉपी करेंगे, CMD में जाके git clone की कमांड लिखेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। हर चीज डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं बताया था, अभी दोबारा सुनिए जी। नहीं, क्लोन करने में एरर नहीं आएंगे। क्लोन करने के बाद आपको npm install की कमांड चलानी पड़ेगी। देख लेंगे, वैसे किसी के पास नहीं आ रहे, देख लेंगे, आप ले आइएगा अपना सिस्टम, देख लेंगे क्या है। मैं बता देता हूं। पॉइंट नंबर 3
ये देखिए, जब आप सैनिटी सेटअप करते हैं ना, आपको env वेरिएबल्स मिलते हैं। जब आप अपना नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट खोलेंगे ना, तो env.local की एक फाइल बनेगी, ठीक है। वो आपको कुछ सवाल पूछेगा, आपके env वेरिएबल्स देगा आपको। वो env वेरिएबल्स कॉपी कीजिएगा, उसमें लिखा होगा प्रोडक्शन और एक की होगी, उसको आप जो है वो कॉपी करके अपने सैनिटी में पेस्ट करेंगे। कहाँ पेस्ट करेंगे भाई? मेरी रेपो आपने क्लोन की, समझिए अभी आपके सिस्टम में, ठीक है, आपके सिस्टम में एक फाइल होगी sanityclient.ts। यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे इसको अगर आप चाहें, मैंने process.env.projectid लिखा है, process.env.token लिखा है। आप डायरेक्ट अपने env वेरिएबल्स उठा के Ctrl+C Ctrl+V कर दीजिएगा। process.env.projectid लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने तो इसलिए लिखा ताकि GitHub मुझे कोई मसला ना करे, वरना GitHub मसले का था। सही है, आपने अपने env वेरिएबल्स उठाए और सिंपली यहाँ सैनिटी, मेरी जो आपने रेपो क्लोन की है, सैनिटी माइग्रेशन के नाम की एक रेपो बनेगी, सॉरी एक फोल्डर बनेगा आपके पास, उसको लाके प्रोजेक्ट आईडी और process.env.token की जगह उसको पेस्ट कर दीजिएगा। एक सेकंड, पहले आप प्रोजेक्ट आईडी को गेट करेंगे, फिर टोकन जनरेट करेंगे और यूज CDN आपका फॉल्स होना चाहिए मेरी तरह, ठीक है। अब सवाल ये आता है प्रोजेक्ट आईडी कहाँ से मिलेगी, env टोकन कहाँ से मिलेगा, वो भी यहाँ पे लिखा होगा। आप यहाँ पे आए, अगर आप चाहें आप इस स्टेप नंबर 7 को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कह दिया ना Ctrl+C Ctrl+V कर दीजिएगा, इसको मत लिखिएगा। जो प्रोजेक्ट आईडी आप जनरेट करें, जो टोकन जनरेट करें, उसको यहीं पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो ये स्टेप नंबर 7 आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 8 मैं आपको बताएगा कि प्रोजेक्ट आईडी कहां से मिलेगी, ठीक है। सैनिटी डैशबोर्ड पे जाएंगे, सबसे पहली चीज आपको सैनिटी डैशबोर्ड पे जाने के बाद प्रोजेक्ट आईडी मिल जाएगी। फिर उसके बाद टोकन कैसे जनरेट होगा वो भी लिखा हुआ है कि सैनिटी डैशबोर्ड में आप जाएंगे, वहां पे एपीआई होगा ऊपर बार नेव बार में, उसमें टोकन होगा, ऐड न्यू टोकन पे आप क्लिक करेंगे, ऐड एपीआई टोकन पे, और वो आपसे राइट्स पूछेगा। ये जाहिर सी बात है, अभी तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो आपको विजुअलाइज थोड़ी हो रहा हूँ। जाहिर सी बात है, आप जब सब करेंगे डॉक्यूमेंट अपने पास रख के कीजिएगा, उसको एडिटर या डेवलपर के राइट्स दीजिएगा, ठीक है। ये हर चीज लिखी हुई है। जब हर चीज सेट हो जाए तो ये कमांड, ये वही कमांड है जो हम Q1 में बहुत चलाते थे, ठीक है। जैसे आप ये कमांड चला लेंगे तो क्या होगा, सक्सेसफुली आप लोगों का जो डाटा उस एपीआई में आपके सैनिटी डैशबोर्ड में आ जाएगा। फॉर अ सेफर साइड एक और काम कीजिएगा, और देखें एक और चीज, आपको स्कीमा डिफाइन करने की भी मेहनत नहीं है। जो हमने काम किया था ना, pet.ts की एक फाइल क्रिएट की थी, आप जाहिर सी बात है प्रोडक्ट है तो product.ts की फाइल क्रिएट करेंगे स्कीमा टाइप्स में। हर चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्रिएट अ न्यू फाइल इन सैनिटी स्कीमा टाइप्स। इस स्कीमा को Ctrl+C पूरा का पूरा ध्यान से Ctrl+C Ctrl+V कर लीजिए, सही है, और वहां पे जाके पेस्ट कर दीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फॉर अ सेफर साइड एक काम कीजिएगा कि सबसे पहले है ना इस स्कीमा को कॉपी कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी मसला हो ना तो आपके पास स्कीमा की वजह से अगर कोई मसला आता है अगर, तो आप लोगों के पास एटलीस्ट ना आए, क्योंकि आपके पास ये पहले से ही बना है। तो यहाँ मैं एक स्टेप नंबर 4 भी लिख देता हूँ। फॉर सेवर साइड कॉपी द स्कीमा, ये कहाँ होगा, ऑफ कोर्स आपके नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में। ईच एंड एवरी स्टूडेंट यहाँ पे इन 4 स्टेप्स को अपने पास नोट डाउन करे, चाहे उसकी फोटो खींचे या उसको पेन में पेपर पे लिखे, जो भी है, सबके सब इस 4 पे। जी मेरे गिटहब पे हर से ज्यादा टाइम जो है वो डेवलपमेंट में लगे। वैसे ये बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कहा चले खैर। यह लिखा है दिस मंथ, यहाँ लिखा है आवर प्रोडक्ट्स। ये क्या है, कैटेगरी है। जैसे कैटेगरी होती है ना प्रोडक्ट्स की, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक ज्वेलरी है, एक न्यू अराइवल है, ये जो है ना सेम कैटेगरी है। इसी कैटेगरी को देखते हुए यहाँ पे जो है ना एक क्वेरी लिखी हुई है। ये ग्रॉक की क्वेरी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
इस ग्रुप की क्वेरी में क्या है कि टाइप प्रोडक्ट हो और फीचर्ड इन टैग्स हो। अब ये टैग्स क्या है, ये टैग और ये जो क्वेरी में टैग आ रहा है ये दोनों सेम। आप जब अपने एपीआई का रिस्पॉन्स देखेंगे ना, अब हो सकता है आपको जो हो सकता है कि होगा ही, मे बी 90% तो 95% तो ये चांसेस सब अलग अलग है। आपको जो टेम्पलेट्स मिलेंगे उसको देख के फेच कीजिएगा। अब वो आपके एपीआई के अकॉर्डिंग होगा, आपके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ ज़हन थोड़ा खुला रखना। इस पार्ट पे आके सिर्फ कंट्रोल सी कंट्रोल भी मत करना। अभी तक तो हर चीज लिखी हुई थी, यहाँ पे इस पार्ट 3 पे आके जब आप डाटा फैच करेंगे तो अपना जहन हाजिर रखिएगा कि भाई आप जो फैच कर रहे हैं क्या उसमें इस चीज की जरूरत है। भाई मैंने जो टेम्पलेट प्रोवाइड किया था उसमें तो थी, आपके पास जो टेम्पलेट है और जो एपीआईज आती हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी। तो अगर यहाँ पे ये चीज फिट बैठती है तो ठीक है, वरना इसको हटा दीजिएगा। अगर आपके टेम्पलेट में अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज डाटा फैच हो रहा है कि भाई ज्वेलरी का भी आ रहा है, कुछ का फर्नीचर का था, किसी का रेस्टोरेंट का था, ठीक है, अगर उस हिसाब से आ रहा है तो फिर इस तरह से। यहाँ मैंने फीचर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि जब मेरी एपीआई का रिस्पॉन्स आप चेक करेंगे तो आपको उस एपीआई के रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट में टैग्स की एरे होगी। टैग्स मतलब ऐसे नाम, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है उसमें कैटेगरी होगी कि भाई न्यू अराइवल है या फीचर्ड है, या ये जो यहाँ पे जो चीजें स्क्रीनशॉट है ना, जैसे आवर प्रोडक्ट्स, ये कैटेगरी है इसकी कि भाई आवर प्रोडक्ट्स ये है, दिस मंथ ये है। तो इस पेज इस तरह के आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का डाटा आ रहा है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखना पड़ेगा आपको। सिंपल ये 3 काम आपको करने हैं, ठीक है। अब भाई मुझसे जितना हो सकता था मैंने आप लोगों के लिए हर चीज आसानी कर दी है। कौन सी? ये चीज यहाँ, या ये जो हमारा रेपोजिटरी है ना, यहाँ पे मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा जी। एक सेकंड, ये कुछ पूछ रहे देखिए, ये क्योंकि दूसरे टीचर्स अपना अपना टेम्पलेट देंगे वो मुझे पता नहीं है, सही है। तो मैंने तो जो टेम्पलेट प्रोवाइड किया था आपको हेल्प मिल जाएगी यहाँ से, बट आई एम नॉट श्योर कि 100% ये कॉपी पेस्ट होगा या नहीं। एपीआई मिलेगी कहाँ पे लगाएंगे, मतलब page.ts जो भी आपका कंपोनेंट हो वो तो आप खुद डिसीजन मेक करेंगे ना कि भाई ये राउट में लगानी है, ये मेरे फला कंपोनेंट में लगानी है। सैनिटी में डाटा इंपोर्ट होगा तो क्वेरी क्यों लगेगी? तो आप ये चलाएंगे ना, सैनिटी में जो मेरी रेपो सब क्लोन करोगे, सही है, ठीक है। अब बाद में आगे पूछ लेना। देखिए भाई मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपके लिए आसानी कर दी है। डॉक्यूमेंट में हर चीज जो है वो मैंने आपको लिख के दे दी है। अब ये आपका काम है कि आप किस तरह से इस चीज को पास करते हैं, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफी है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जो आज पढ़ा उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और उसको लिंक्डइन पे लाजमी पोस्ट कीजिएगा।